नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। अपनी डे वाइज सीरीज में हम आगे चलते हैं और डे 11 के वीडियो को आप देख रहे हैं। इंग्लिश वर्जन ये है और इसमें हम देखने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री को। इंडियन हिस्ट्री में भी हम एंशिएंट वाले पार्ट को कवर कर रहे थे। यहाँ कुछ बुक्स और उनके ऑथर्स के नाम दिए हैं और ये जो बुक है इनका संबंध प्ले से है, मतलब ये प्ले या ड्रामा के तौर पर इस बुक में आप देखेंगे। तो नाटक क्या होता है, उसमें संवाद होता है, घटनाक्रम होता है। कोई छोटा सा इवेंट उठाकर उसी पर पूरा संवाद या जो डायलॉग है उन्हें स्थापित कर दिया जाता है, नाटक बन जाता है। नाटक लंबे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो यहाँ ये आप देखें, पहले अश्वघोष का नाम है, उसके बाद विशाखा दत्त है और इसी क्रम में आप लंबी लिस्ट है देखिएगा। पहले अश्वघोष को देखिए, बुद्धिज्म से जुड़े हुए स्कॉलर थे, स्कॉलर कम फिलासफर थे। और सारीपुत्र प्रकरण नाम का जो प्ले इन्होंने लिखा है वो असल में संस्कृत में लिखा गया फर्स्ट प्ले है, पहला है अपने तरीके का, तो इसको आप देख रहे हैं। अच्छा, ये जो इनका प्ले है, इसकी पांडुलिपियाँ, इसकी जो स्क्रिप्ट है वो हमें मिली सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया में जो खोतान नाम की जगह है वहाँ पे तुर्फान से मिली है। एक बौद्ध विहार था जिसे कि नष्ट कर दिया गया था बाद में, मतलब टूटा फूटा विहार था, उसके अंदर से ये प्राप्त हुई। तो एंशिएंट टेक्स्ट जितने भी हैं ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका है। और इससे पीछे वाला जो वैदिक लिटरेचर और उससे भी पीछे वाला जो पूरा आदि ऐतिहासिक काल है, तो जो भी लिखी हुई सामग्रियाँ थीं उनको मूल रूप में नहीं प्राप्त किया जा सका। अब आप मौर्यन एम्पायर में चले आइए, वहाँ पे मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, तो इंडिका क्या पूरा शुरू से लेकर अंत तक हमें अवेलेबल हो जाती है? नहीं, इसके कुछ ही पार्ट हमें मिल पाते हैं और जितना मिलता है उसी से हम काफ़ी कुछ जानते हैं। तो सोचिए कि उसका फुल फॉर्म रहा होता तो हम क्या करते। तो ऐसे ही हर लिटरेचर और हर स्क्रिप्ट के साथ हुआ। ये तो एक नमूना है जो कि बाहरी ट्रेवलर और एम्बेसडर के द्वारा लिखा गया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्री ले लीजिए, राजनीति और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी किताब है, तो उसके भी पूरे अंश हमें कहाँ मिलते हैं। जो प्रकरण मिले हैं उतना ही हम गिन लेते हैं कि 16 प्रकरण है, 17 प्रकरण है, 18 प्रकरण है, मतलब जो भी है। तो ये आवश्यक नहीं है कि उतने ही प्रकरण यानी उतने ही पार्ट उसमें रहे होंगे, हो सकता है ज़्यादा रहे। यही हाल बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे वैदिक टेक्स्ट में आप वेदों को ही ले लीजिए, ऋग्वेद कहाँ मूल अवस्था में मिलता है। तो ये चीज़ बाद तक चलती है। जो एंशिएंट टाइम पीरियड है उसमें कुछ भी जो भी लिखा गया या जितनी भी चीज़ें थी वो हमें मूल अवस्था में नहीं मिल पाती। तो यहाँ भी आंशिक तौर पर ये मिला। और विशाखा दत्त की 2 रचनाओं को आप देख रहे हैं, जिसमें कि मुद्रा राक्षस को तो आप जानते ही हैं अच्छे तरीके से। बाकी है देवी चंद्रगुप्तम। अब ये देवी चंद्रगुप्तम बहुत पहले लोगों को मालूम नहीं था इसके बारे में कि विशाखा दत्त ने इसको भी लिखा है। बाद में होता यह है कि राजा भोज के द्वारा जब श्रृंगार प्रकाश की रचना की जाती है और बहुत बाद में यानी जो मॉडर्न एज है वहाँ उसका जब कंपाइलेशन किया जाने लगता है कैसे भी स्क्रिप्ट बटोर के, तो उसमें गलती से देवी चंद्रगुप्तम के भी कुछ पार्ट कंबाइंड कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, करीब 3 पार्ट। और ऐसे ही एक और ग्रंथ था नाट्य दर्पण, जो कि गुणचंद्र के द्वारा लिखा गया था, तो उसमें कुछ पार्ट इसके जाकर जबरदस्ती अटैच कर दिए जाते हैं। मतलब वो गलतफहमी का शिकार होकर जो कंपाइलर थे उन्होंने अटैच कर दिया था, उन्हें पता तो था नहीं कि ये किसी दूसरे ने लिखा है। बाद में जब उसका गहराई से अध्ययन किया गया, उसमें डूबकर लोगों ने उसे पढ़ा, तो ये लगा कि ये जो हिस्सा है वो इस किताब का पार्ट नहीं है। जैसे आप समझ लीजिए कोई एक नॉवेल है और वो कंप्लीट नॉवेल है, उसको उसके ऑथर ने कंप्लीट किया है, उसके बाद उसमें कहीं से बाहर से कोई और कहानी चिपका दी जाए, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसका आभास होगा, वहाँ आप रियलाइज़ करेंगे कि ये चीज़ इसमें बाहर से जोड़ी गई है। ठीक है, तो वो कहानी यहाँ भी दिखाई देती, मतलब इसमें लोगों को यह आभास होता है कि ये चीज़ बाहर से जोड़ी गई है। बाद में जब रिसर्च होता है तो मालूम होता है कि दोनों में सिमिलरिटी है। मतलब राजा भोज का जो श्रृंगार प्रकाश है और नाट्य दर्पण जो गुणचंद्र का है, दोनों में कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि आपस में काफ़ी मेल खा रहे हैं। तो जब दोनों को मिलाकर देखा जाता है तो पता लगता है कि भाई साहब ये तो एक नाटक है। और ये जो प्ले है इसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम और इसमें कहानी जो है वो गुप्त डायनेस्टी से जुड़ी हुई है। फिलहाल देखते हैं आगे। अब यहाँ आप देखें कि मुद्रा राक्षस के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। मुद्रा राक्षस था कौन? तो मुद्रा तो शब्द जो है ये मुद्राओं से तात्पर्य है, मतलब उस समय की एक्टिविटी और जो गतिविधियाँ होती थी उससे तात्पर्य है। राक्षस शब्द किसी दैत्य को नहीं दर्शाता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई डेविल टाइप का इंसान था। ये राक्षस नाम का अमात्य था, जिसे कि आप ज्वाइंट सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी कह सकते हैं। ये राजा का मुख्य सचिव हुआ करता था, महाअमात्य था। और राजा कौन? तो धनानंद का ये अमात्य था, नंद डायनेस्टी से इसका रिलेशन था। और इसने सब कुछ आंखों देखा था। जैसे जब परिवर्तन का समय होता है ना कि गदर चल रही है, चारों ओर विप्लव हो रहा है, रिबिलियंस हो रहे हैं, तो उसमें कोई बागी युवक आता है और अपने गुरु के सहारे पूरे साम्राज्य का तख्ता पलट कर देता है। यहाँ चाणक्य और चंद्रगुप्त जी की बात हो रही है। तो वो सारी चीज़ों को उसने खुद देखा था
और उन षड्यंत्रों को भी अच्छी तरीके से उसमें से होकर वो गुजरा था। तो वो अपनी आंखों देखी घटनाओं का विवरण दे रहा है। विशाखा दत्त के इस ग्रंथ को आप पढ़ेंगे ना, तो इसमें अमात्य राक्षस के ही मुंह से ज़्यादातर बातों को कहवाया गया है, और इससे हमें दोनों ही डायनेस्टीज़ के बारे में पता लगता है। मतलब नंदों के बारे में भी, नंदों का जो लास्ट टाइम पीरियड चल रहा था धनानंद वाला, वो सब जानकारी मिलती है, प्लस चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के विषय में भी ठीक ठाक जानकारी मिलती है, जो कि देशी है। अब इसके बाद आप देखें शूद्रक को, तो शूद्रक के द्वारा लिखा गया है मृच्छकटिकम, और ये एक मृच्छकटिकम जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खिलौने की गाड़ी, और खिलौने की गाड़ी कैसी? मिट्टी से बनी हुई। मृच्छ का मतलब यहाँ पे मृदा से तात्पर्य है, यानी सॉयल। तो ये क्ले या फिर आप कह लीजिए कि मड से बनी हुई एक कार या फिर कार्ट हो सकती है। कार कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक सामान ढोने वाली गाड़ी का स्वरूप है। तो मृच्छकटिकम कुछ ऐसा ही है। इसका शाब्दिक अर्थ है मिट्टी की गाड़ी, खिलौने वाली गाड़ी। और इसमें हीरो और हीरोइन है, और हीरो और हीरोइन में आप देखिए कि जो इसकी हीरोइन है वो उज्जैनी की है। उज्जैनी की ये प्रोस्टिट्यूट्स हैं, और इनका नाम है वसंत सेना, ठीक है, ये गणिका है। और नायक इसके जो हैं वो चारुदत्त हैं, चारुदत्त नाम के व्यापारी हैं। मृच्छकटिकम पे बाद में कमेंट्री भी लिखी जाती है। ये जो ग्रंथ है ना, ऐसे जो ग्रंथ होते हैं थोड़े से इंटरेस्टिंग होते हैं, उस पर लोग कमेंट्री लिखने से नहीं चूकते हैं। तो सबसे पहली बार जो कमेंट्री इस पर लिखी गई वो पृथ्वीधर नाम के विद्वान लिखते हैं, और बाद में इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाता है, जो कि ऑर्थर राइडर करते हैं। यहाँ आप दोनों ही नाम ध्यान दीजिएगा, ऑर्थर राइडर का भी नाम, और साथ में इसमें आप पृथ्वीधर का भी नाम देखेंगे। ये सबसे शुरुआती है। और उसके बाद मृच्छकटिकम की तुलना भी की गई। जो अंग्रेज आए उन्होंने जब ट्रांसलेट किया तो उन्हें ऐसा लगा कि ये न्यू एटिक कॉमेडी से काफ़ी हद तक मेल खाता है। और इस नाटक के जितने भी पात्र हैं वो समाज के अलग अलग क्लासेस से आते हैं। उस समय वर्ण सिस्टम या जो पूरा वर्ण या क्लास कैटेगरी वाला सिस्टम था वो चल रहा था। सिर्फ वर्ण ही नहीं थे, वर्णों के अंदर बहुत सारे सब डिवीज़न हो गए थे, और उन्हें इतना ज़्यादा परमानेंट कर दिया गया था और इतना दुरूह बना दिया गया था कि लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तो उस व्यवस्था का ब्यौरा दिखाई देता है इसमें। जुआरी यानी जो सट्टेबाज होते हैं उनका, पुलिसमैन का और जजेस का जो ब्यौरा है वो दिखता है। वेश्याओं के बारे में बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो मोटे तौर पे 4 वर्णों का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारी जानकारी और समाज में उनकी स्थिति इससे पता लगती है। इसके बाद अगले लेखक हैं हर्ष, यानी राजा हर्षवर्धन। और महाराज हर्ष जितने दानी थे उतने ही योग्य राजा थे और उतने ही बड़े विद्वान थे। इनके द्वारा 3 नाटक लिखे गए हैं, और तीनों नाटकों में शुरुआती सबसे जो था उसका नाम था प्रियदर्शिका। उसके बाद जो बीच वाला था, सबसे पहले इन्होंने इसे लिखा, उसके बाद लिखा रत्नावली को, और अंत में लिखा नागानंद को। प्रियदर्शिका जो है वो सबसे पहला प्ले है जो कि राजा हर्ष के द्वारा लिखा गया है, और उनका लास्ट क्रिएशन था नागानंद। नागानंद में बुद्धिज्म के ज़्यादा प्रभाव दिखाई देते हैं, क्योंकि महाराज हर्ष शुरुआती अगर देखा जाए तो शैविज्म को फॉलो करते थे, लेकिन बाद में ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स के इन्फ्लुएंस में आते हैं और ये खुद बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया था, लेकिन ये बुद्धिज्म में काफ़ी हद तक झुक जाते हैं। तो अंतिम नाटक इनका नागानंद उसी से जुड़ा हुआ है। और यहाँ आप देखें कि स्टोरी है, ये नागानंद में जो कहानियाँ हैं उसे पता रहना चाहिए आपको। इसमें बोधिसत्व के अलग अलग अवतारों की कहानी है। जैसे आप देखते हैं ना जातक टेल्स होती हैं, उसी टाइप का यहाँ आपको ब्यौरा दिखेगा। लेकिन जीमूत वाहन नाम के एक राजा रहते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल किंग रहते हैं। बाद में वो बुद्धिज्म को अडॉप्ट करते हैं और बोधिसत्व का अवतार उन्हें मान लिया जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो आत्मघात कर लेते हैं, मतलब सुसाइड कर लेते हैं। तो वो कहानी यहाँ से दिखाई देती है, मतलब उनकी आध्यात्मिक आत्महत्या को यहाँ दर्शाया जाता है। और भारतीय जो पूरा क्लासिकल प्ले सिस्टम है हमारा, उसमें अगर देखें तो महाराज हर्ष ही ऐसे थे जिन्होंने कि एक सेक्शन लिखने वाला, मतलब सब ड्रामा लिखने की जो ट्रेडिशन है उसको लॉन्च किया था, जिसे कि गर्भ नाटक कहा जाता था। अब ये सब ड्रामा क्या होता है, तो मान लीजिए कि कोई कहानी चल रही है, जैसे कि भगवान राम का ही पूरा जीवन काल है, तो उसमें भगवान राम का जन्म होता है, उसके बाद रामलीला होती है ना। तो रामलीला क्या है, एक नाटक वाला ही प्रदर्शन तो है भगवान राम के पूरे जीवन काल का। तो भगवान राम का जन्म होता है, फिर उनका बचपन, उसके बाद वो बड़े होते हैं, गुरुकुल में शिक्षा पाते हैं, फिर विश्वामित्र जी के साथ सीता जी के स्वयंवर में जाते हैं, फिर वहाँ से विवाह करके आते हैं सीता जी से। तो उनका राज्याभिषेक की तैयारी होती है, फिर बीच में खटाई पड़ जाती है, कैकेयी जो है षड्यंत्र करती है, और उसके बाद 14 साल के लिए जंगल में चले जाते हैं, बंदरों से दोस्ती होती है, फिर रावण पे अटैक होता है, वहाँ से विजय हासिल करके वापस लौट के आते हैं। तो वो सारी कहानी है, ये पूरा आप देखते हैं रामलीला में। उसके बाद भी कहानियाँ हैं, लेकिन उतना बात करते हैं। अब इसमें से एक सब डिवीज़न निकल आया। मान लीजिए कि अब जटायु जो कि भगवान राम की मदद कर रहे थे और सीता जी को खोजने और रावण को रोकने का प्रयास करते हैं, तो उनकी कहानी यहाँ से निकल आई। तो जटायु के जीवन पर एक अलग से प्ले लिख दिया गया। अब ये क्या हो गया, ये सब ड्रामा हो गया। सीता जी का इतिहास अगर कोई जानना चाहे तो अब सीता जी के इतिहास पे एक कहानी बन जाए कि राजा जनक जो थे उनकी कोई संतान नहीं थी और उनके राज्य में बहुत खतरनाक ड्रॉट पड़ता है। ड्रॉट को मिटाने के लिए राजा को हल चलाना होता है। तो जब वो अपना हल चलाने वाला काम कर रहे थे तो हल का जो नोक है वो जमीन में मटके से टकराता है, उसमें से लड़की निकलती है, तो वो कहानी। तो ये सब जो छोटी छोटी फुटकर कहानियाँ हैं ये इसी से निकली हुई है, मेन कथा से निकली है। तो इनको कहा जाएगा सब ड्रामा। तो ऐसा नाटक लिखने की परंपरा ये राजा हर्ष ने शुरू की थी। अब इसके बाद आप अगले ऑथर को देख रहे हैं जो कि है धनंजय, और इनके द्वारा लिखा गया दशरूपक।
इसके बाद है सोमदेव, ललित विग्रहराज, इन्होंने लिखा था विग्रहराज चतुर्थ यानी बीसल देव जिन्हें आप कहते हैं उनके ऊपर। और इसके बाद प्रहलादन को आप देखिए तो प्रहलादन के द्वारा जो लिखा गया है उसका नाम है पार्थ पराक्रम व्यायोग। देखिए पार्थ जो है वो अर्जुन को कहा जाता है। महाभारत काल में आप जानते हैं ना, द्वापर का जो समय था, 5 पांडवों में अर्जुन धनुर्धारी थे, तो उनके पराक्रम का इसमें ब्यौरा दिखाई देता है। उसके बाद क्षेमेश्वर का वर्णन आप देख रहे हैं। क्षेमेश्वर जो थे उन्होंने चंड कौशिकम लिखा था, यहाँ आप देखिए। और जयचंद के द्वारा वैसे तो हम देखते हैं गीत गोविंद को, लेकिन यहाँ पर जो जयचंद की रचना है उसमें रंभा मंजरी। यशोवर्मन के द्वारा रामाभ्युदय को लिखा गया था, यहाँ क्रम से आप देख रहे हैं। और भवभूति, देखिए भवभूति का प्रश्न पूछा गया था, यूपीएससी ने पूछा था 2021 में। अब यहाँ पे इनकी 3 रचनाएं हैं, वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन जो प्ले हैं संस्कृत के, भवभूति ने संस्कृत में लिखा था, तो ये 3 प्ले आप देखिए। इसमें पहला वाला है मालती माधव, दूसरा है उत्तर रामचरित और तीसरा है महावीर चरित। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चरित्र नहीं है, चरित है। चरित्र और चरित में फर्क होता है। चरित्र का मतलब होता है कैरेक्टर, किसी इंसान का कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर अच्छा नहीं है वो चरित्रहीन है, ठीक है, तो वो चीज़ वो चरित्र होता है। और चरित का मतलब होता है पूरा लाइफ स्पैन यानी जीवन काल। तो पूरे जीवन काल में किसी मनुष्य ने या किसी भी जीव ने क्या किया उसको अगर हम लिख रहे हैं तो वो जीवन चरित है। जैसे रामचरितमानस, तो रामचरितमानस यानी वहाँ पे भगवान राम का पूरा जीवन काल, उनका जो जीवन का ब्यौरा है उसको हम देखते हैं, तो वही अंतर है, उसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद श्री हर्ष के द्वारा लिखा गया है कुंदमाला। कुंद मतलब होता है, कुंद एक पुष्प की प्रजाति का नाम है जिसे कि पारिजात भी कहा जाता है। और इसके बाद क्षेमेंद्र का आप देखें तो क्षेमेंद्र के द्वारा चंड कौशिक और नैशिधानंद नाम के 2 यहाँ पे प्ले जो है वो दिखाई देते हैं। बिल्हड़ का आप देख लीजिए तो बिल्हड़ के द्वारा कर्ण सुंदरी ये प्ले है। जयदेव का प्रसन्न राघव भी है। उमापतिधर का पारिजात हरण है। पारिजात जो था वो देवलोक में, मतलब अमरावती जो इंद्र की कैपिटल थी वहाँ पे लगाया हुआ था, और वो हरसिंगार का पौधा कहा जाता है। हरसिंगार के फूल आपने देखे होंगे, ऑरेंज कलर की उसकी डंडी होती है और जो पंखुड़ियाँ हैं वो सफ़ेद होती हैं, काफ़ी अच्छी खुशबू होती है, रात में खिलता है। तो वो पारिजात का पौधा भगवान कृष्ण की वाइफ थी सत्यभामा, उन्हें चाहिए था। उन्होंने फरमाइश की तो भगवान कृष्ण जो है वो देवलोक में अपना भगवान देवराज इंद्र से डिमांड करते हैं। देवराज इंद्र मना कर देते हैं तो फिर घमासान युद्ध होता है, फिर पारिजात जो है पृथ्वी पर आता है। इसके बाद आप राजशेखर को देख रहे हैं, तो राजशेखर के द्वारा वो कहानी लंबी है, जो शॉर्टकट उसका था वो आपको बताया। बाल रामायण, बाल भारत और विद्धशाल भंजिका, यहाँ आप देख रहे हैं 3 ग्रंथों के नाम दिए। विद्धशाल भंजिका है ये, ध्यान से देखिएगा। तो राजशेखर के द्वारा ये सब लिखा गया है, और इसमें से राजशेखर के द्वारा जो नाटक लिखे गए हैं केवल जो कर्पूर मंजरी है वही एकमात्र है कि प्राकृत में लिखा गया है, बाकी जितने हैं वो सब संस्कृत में लिखे गए हैं, विशुद्ध संस्कृत में। नेक्स्ट, अब यहाँ भी ऑथर हैं लेकिन यहाँ पर बुक्स के नाम है, वो प्ले हो या ड्रामा हो या स्टोरी हो या क्या चीज़ है वो आपको पढ़ने पर मालूम होगा। तो पहले आप देख रहे हैं एक विदेशी लेखक को, ये फॉरेनर है, इनका नाम है क्लॉडियस एलियन, और इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था पेक्युलरिटीज ऑफ एनिमल। और इसमें एलियन ने जो मेंशन किया है पूरे मौर्य एम्पायर में, या आप कह लीजिए कि पूरी मौर्यन इरा में जितने भी तरह के एनिमल्स पाए जाते थे उनका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन इसमें दिखाई देता है। मतलब एनिमल एनसाइक्लोपीडिया आप इसे कह सकते हैं मौर्यन इरा की। तो उस जमाने में जितने भी पक्षी या फिर पशु ये सब पाए जाते थे उनका पूरा बृहद ब्यौरा यहाँ से मिलता है, उनकी आदतों के बारे में, लोगों के साथ उनका तालमेल कैसा था, उनकी संरचना कैसी थी, ये पूरा बृहद ब्यौरा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। और इसमें इन्होंने कहा है कि जो पैरट था, मतलब इंडियन रिंग नेक पैरोट की बात हो रही है, इसकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, आप जानते ही हैं। अफ्रीकन ग्रे पैरोट होता है, काकातुआ होता है, इसके अलावा जो अफ्रीकन पैरोट्स होते हैं उनमें भी कई सारी वैरायटी होती है, और छोटी छोटी बुगीज़ भी होती है, बहुत सारे तोते होते हैं। तो ये जो पैरोट है ये इंडियन रिंग नेक है, और ये सिटीजन बर्ड है, सिटीजन बर्ड ऑफ इंडिया है, मतलब घरेलू ये पक्षी होता है। नागरिक पक्षी का मतलब ये है कि नगर में रहने का या लोगों के पास रहने का ये आदती होता है, और सच में ऐसा ही होता है। आप देखिए तोते को पालतू बनाना आसान होता है किसी और बर्ड की तुलना में, मतलब बच्चे पर से पालिए या बड़े पर से पालिए, ये इंसान के साथ ढल जाते हैं और इनफैक्ट इंसान की नकल भी उतारते हैं, ये आप जानते ही हैं। तो ये सिटीजन बर्ड है। और ये भी कहा गया कि इट इज सेड दैट, मतलब उसी किताब में कहा गया कि इंडियन पीपल डू नॉट ईट पैरोट। वो मांस खाते थे, पक्षियों का भी मांस खाते थे, लेकिन तोते को कभी मार के खाने का साक्ष्य कहीं से नहीं मिलता है। सिर्फ इन्हीं की किताब क्या, कहीं से किसी ग्रंथ में भी आप देख लीजिए तोते को आदरणीय माना जाता है, ठीक है। हालांकि ये फसलें बर्बाद करते हैं और जितना खाते हैं उससे ज़्यादा काट के गिरा देते हैं, लेकिन उसके अलावा ये पवित्र पक्षी माने जाते हैं। और इन्हें ब्रोकायन यानी ब्राह्मण की संज्ञा दी गई। तो ब्राह्मण की संज्ञा देने के पीछे तात्पर्य यह है कि इनके अंदर सात्विकता होती है। ब्राह्मण का पहला लक्षण वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, यहाँ पे वर्ण सिस्टम काम कर रहा है, वो न चाहते हुए आपको जिक्र करना ही पड़ेगा क्योंकि हिस्ट्री में है, ठीक है। तो ब्राह्मण का मतलब सात्विकता से जोड़ा गया है। तो ये सात्विक पक्षी होते हैं, निरामिष नहीं होते हैं, मतलब ये नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं। अगर आप इन्हें कीड़े खिलाना चाहेंगे या फिर मांस खिलाना चाहेंगे तो ये नहीं खाएंगे,
ये जो फल सब्जियां या अनाज होते हैं उन्हीं पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। तो इसलिए इन्हें ब्राह्मण की संज्ञा दी गई और जितने भी बर्ड्स हैं उसमें ज़्यादा रिस्पेक्ट इन्हें दी जाती थी। तो ये सब क्लॉडियस एलन का ब्यौरा है। और आप जानते ही हैं कि मौर्यों की रसोई में मोर तक को मारा जाता था, मतलब मोर उनका राजकीय चिन्ह था, या एक तरह से आप कह लीजिए कि स्टेट बर्ड था उनका। अपने सिक्कों पर मोर का चित्र अंकित करवाने का क्या मतलब है कि उनके लिए वो महत्वपूर्ण पक्षी था, लेकिन उसको भी रसोई में काटा जाता था, उसका भी मांस पकाया जाता था, लेकिन तोते का नहीं। और आप देख रहे हैं इसके बाद अभिनव गुप्त का नाम, ये जो ऑथर है इन्होंने तंत्रलोक नाम की बुक को लिखा है, और वात्स्यायन को आप ठीक नीचे देख रहे हैं, कामसूत्र इन्होंने लिखा है, और कामसूत्र पे बाद में कमेंट्री लिखने वाले यशोधर पंडित थे, तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। पाणिनि की अष्टाध्यायी तो आपको याद ही होगी, लेकिन यहाँ पर और भी बुक्स हैं, तो इसमें आप पाताल विजय और जामवंती विजय को देख रहे हैं। जामवंती कल्याणम अलग है, वो आप कृष्णदेव राय से अटैच करिएगा बाद में, ये जामवंती विजय है। भगवान कृष्ण जो है वो जामवंत जी के साथ युद्ध करते हैं, और जामवंत जी आपको याद ही होंगे, ये मोटिवेटर की हैसियत निभा रहे थे पूरे रामायण काल में, मतलब जिसका भी मोटिवेशन डाउन होता था उसको ये मोटिवेट करने का, रिचार्ज करने का काम करते थे। हनुमान जी को मोटिवेट करते हैं तो वो समुद्र पार कर जाते हैं, भगवान राम को मोटिवेट करते हैं तो वो शक्ति की उपासना करके अजेय हो जाते हैं। निराला की शक्ति पूजा आपने पढ़ी होगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जामवंत जी जो है वो दीर्घजीवी रहते हैं, तो वो द्वापर युग में भी जिंदा रहते हैं, और इनकी बेटी का नाम था जामवंती, और श्यामंतक मणि इन्हीं की गुफा में गलती से छिपा दी जाती है, मतलब षड्यंत्र रहता है, और भगवान कृष्ण से इनकी भिड़ंत हो जाती है। अंत में जामवंत जी जब पराजित होते हैं तो अपनी बेटी को सौंप देते हैं भगवान कृष्ण को, मतलब विवाह करा देते हैं, तो वो जामवंती परिण है। इसके बाद आप देख रहे हैं आगे वात्स्यायन, तो वात्स्यायन के नीचे पाणिनि को भी हमने देख लिया था, ये सब हो चुका था। यहाँ आप देखिए कात्यायन को, कात्यायन के द्वारा लिखा गया है स्वर्गारोहण, यानी स्वर्ग की ओर आरोहण। और देख लीजिए इसके बाद पतंजलि हैं जिनके द्वारा महानंद लिखा गया है, और बाणभट्ट की दो रचनाएं आप जानते ही हैं, हर्षचरित और कादंबरी। बाणभट्ट की आत्मकथा ये हर्षचरित का पहला पार्ट है। हर्षचरित को अगर आप देखेंगे ना तो इस बुक में 2 पार्ट आपको मोटे तौर पे दिखेंगे, और जो बड़ा हिस्सा है उसमें बाणभट्ट ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, और बाकी जो पार्ट है उसमें राजा हर्ष का पूरा जीवन ब्यौरा है, जो कि इनकम्प्लीट है, पूरा लास्ट तक आपको नहीं मिलेगा, इसमें कहानी जो है वो अधूरी रह गई। अब इसके बाद कादंबरी जो है ये भी इनकी अच्छी रचना है। नीचे आप नारायण कवि को देख रहे हैं, और नारायण कवि के द्वारा लिखा गया है सुभद्रा हरण। सुभद्रा जो थी वो आप जानते हैं इनके बारे में, ये भी द्वापर युग का ही समय है। ये बलराम और भगवान कृष्ण की बहन थी, और अर्जुन के साथ इनका विवाह होता है। असल में बलराम इनका विवाह अर्जुन के साथ नहीं करना चाहते थे, और भगवान कृष्ण जो है वो ये चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हो, क्योंकि अभिमन्यु और बाद में परीक्षित की उत्पत्ति इसी वंश में होती है। तो वो उनका एक प्लान था, और उसके तहत अर्जुन को संदेश देते हैं कि तुम सुभद्रा को आओ और भगा कर ले जाओ। तो उसके बाद वो अपना भगा कर ले जाते हैं, प्रेम विवाह संपन्न होता है। तो वो चीज़ है सुभद्रा हरण। इसके बाद आप देखें यहाँ पर हरिभद्र सूरी के द्वारा जो 2 ग्रंथ लिखे गए हैं, तो इसमें कथा कोश है और धूर्ताख्यान है, दोनों को आप देख रहे हैं। अच्छा, धूर्ताख्यान जो है इसमें एक धूर्त मनुष्य, मतलब एक कुटिल आदमी जो है, उसके द्वारा अपनी ही कलाबाजियों का ब्यौरा दिया गया है। समरादित्य कथा ये भी आपको मिलता है, तो समरादित्य कथा को समाईच कथा भी कहा जाता है, मतलब बिगड़े हुए स्वरूप में। और इस पुस्तक में भारतीय व्यापारियों के द्वारा बहुत सारे आइलैंड्स की यात्रा की जाती है। जो ट्रेवलर्स होते हैं ना वो ज़्यादातर मर्चेंट्स होते हैं, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस आपने पढ़ा होगा, तो उसी तरीके से इनका पहले का जो काम था उसमें ये ट्रेवल करते थे, व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, तो इन्हें नए नए आइलैंड्स का पता लगता था, नए जगहों का पता लगता था, तो उसका पूरा ब्यौरा इसमें है। इसके बाद विष्णु शर्मा को तो आप जानते ही हैं, पंचतंत्र इनके द्वारा उसका इलस्ट्रेशन किया गया है, मतलब उसे लिखा गया है, इलस्ट्रेशन तो बाद में किया गया। उसे लिखने वाले विष्णु शर्मा ही थे, और लिखने के पीछे जो कथा है वो भी संयोगवश ही है। मतलब एक राजा रहते हैं, उनके 5 बेटे रहते हैं, और वो प्रिंसेस माफ कीजिए जो प्रिंस रहते हैं 5, वो पढ़ना नहीं चाहते, मतलब उन्हें गुरुकुल जाना पसंद नहीं होता है, ना वो किसी तरह की किताब को खोलकर बैठना चाहते हैं, पढ़ने में कतई उनका मन नहीं लगता है, सिर्फ खुराफात करते रहते हैं सारे दिन। तो राजा को बड़ी टेंशन होती है कि भाई 5 बेटे हैं, तब भी मैं अपना किंगडम इन्हें निश्चिंतता से नहीं सौंप सकता, क्योंकि 2 मिनट में ये राज्य को डुबा देंगे, ऐसे हैं। तो इन्हें शिक्षित करने वाला कोई स्कॉलर ऐसा मिल जाए, कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो कि इन्हें सीधे रास्ते पर ले आ दे। तो बहुत सारे टीचर अपॉइंट किए जाते हैं, ट्यूटर लगाए जाते हैं, लेकिन कोई इन्हें एजुकेटेड नहीं कर पाता है। और अंत में विष्णु शर्मा ये वीड़ा उठाते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं ये चैलेंज लेता हूँ, इसे ठीक करूँगा, मतलब इन्हें ठीक करूँगा। और वो राजकुमारों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो राजकुमार उनको भी परेशान करते हैं। तो अंत में वो रास्ता निकालते हैं कहानियाँ सुनाने के लिए। कहते हैं कि तुम्हें पढ़ना नहीं है, ना पढ़ो, लेकिन मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। कहानी सुनना चाहोगे? तो बच्चों को कहानी पसंद होती है, आप जानते हैं, वो भी जानवरों वाली कहानी। तो विष्णु शर्मा जानवरों वाली कहानी के माध्यम से ही, बहुत सारे जीव जंतु और उसमें कुछ इंसान भी रहते हैं, तो उनके माध्यम से ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं कि हर कहानी में कुछ न कुछ बहुत बड़ी राजनीतिक सीख छिपी होती है, राजनीतिक या सामाजिक। और इस कहानी के पूरे क्रम के माध्यम से बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। राजकुमारों को इतनी सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं कि वो किसी भी ज्ञानी पंडित से कम नहीं रहते हैं, और अंत में महान राजा के तौर पे सामने आते हैं। तो ये इनकी कुशलता थी। और पंचतंत्र इतनी लोकप्रिय किताब है कि बाद में इसका अनेकों भाषाओं में ट्रांसलेशन किया जाता है। शायद ही इंडियन कोई भी टेक्स्ट बुक ऐसी रही हो जिसका कि इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसलेशन किया गया हो।
अब यहाँ आप इसके विषय में और भी चीज़ों को देख रहे हैं। देखिए, पंचतंत्र को अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से इलस्ट्रेशन है एक तरह का, और ये किस तरह का है तो पॉलिटिकल है, सोशल है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स, या आप कह लीजिए कि पूरा जो वैदेशिक संबंध होते हैं वो सब यहाँ से दिखाई देते हैं। कूटनीति, राजनीति, जितने भी कौशल हो सकते हैं, जितने भी तरह की स्किल हो सकती है, वो सब पंचतंत्र में दिखाई देती है। और इसमें 5 भाग हैं, 5 पार्ट है। मित्र भेद है, यहाँ आप इनके नाम देख रहे हैं, और ये थोड़ी सी यूनिक इन्फॉर्मेशन है। मित्र भेद है, मित्र लाभ है, संधि विग्रह है, यहाँ आप देखें संधि विग्रह है। इसके बाद कालोलुकियम, ये एक पार्ट है, और लब्ध प्रमाण, ये इसका 5वां पार्ट है। इस प्रकार से इसमें 5 पार्ट है, और ये तो 4 ही हुए। अपरीक्षित कारक, ये 5वां है, मतलब कुल मिलाकर 5 है। मित्र भेद, मित्र लाभ में मित्र के विषय में बताया गया है कि जो फ्रेंड है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, जो अपने लोग होते हैं वो कैसा बर्ताव करते हैं, और किसको मित्र बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए, मित्र की सही पहचान। उसके बाद संधि विग्रह में मतलब संधि करना और विग्रह करना, उसे तोड़ना, तो जोड़ तोड़ जो राजनीतिक होता है वो सब है। और कालोलुकियम और लब्ध प्रमाण जो है ये भी कूटनीति से ही जुड़ा हुआ है। अपरीक्षित कारक में जो तमाम फुटकर कहानियां हैं उनका संकलन किया गया है, तो 5 पार्ट है। और तंत्राख्यायिका को एडवांस या फिर आप कह लीजिए कि मॉडर्न पंचतंत्र कहा जाता है। अब बात आती है ट्रांसलेशन की, तो पर्शियन लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन करने वाले जो व्यक्ति थे, मतलब व्यक्ति से ज़्यादा इसमें पंचतंत्र का नाम महत्वपूर्ण है। तो पंचतंत्र का जब पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया जाता है तो नौशीरवां और अनवर सुहेली के नाम से किया जाता है। तो ये दोनों जो इसका नाम है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अबुल फजल के द्वारा इसका ट्रांसलेशन किया जाता है पर्शियन में, तो तब इसका नाम रखा जाता है अनवर सुहेली। ठीक है, ये अनवर सुहेली जो है ये अबुल फजल ने ट्रांसलेट किया है। और पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन पंचतंत्र का होता है 1570 में। यहाँ आप देखिए कितना पहले ही हो जाता है। थॉमस नॉर्थ के द्वारा ये ट्रांसलेट किया जाता है। इसके बाद सोमेश्वर को आप देख रहे हैं, इनके द्वारा रसमाला और कीर्ति कौमुदी, ये 2 ग्रंथ लिखे गए हैं। हरिशेण के द्वारा क्या लिखा गया है, तो ये बृहत कथा कोश है। यहाँ आप एक क्रम से इन ग्रंथों को देखते जा रहे हैं, और ऑथर का नाम जरूर याद रखिएगा। मयूर के द्वारा सूर्य शतक नाम का ग्रंथ जो है उसको लिखा गया है। और जयसिंह के द्वारा हमीर मद मर्दन, मद का मतलब होता है अहंकार और मर्दन मतलब कुचलना, तो हमीर के अहंकार को कुचला गया, यानी उसके अहंकार को नष्ट किया गया। हठी हमीर की कहानी आपने सुनी होगी। इसके बाद मेरुतुंग नाम के जो कवि हैं उनके द्वारा लिखा गया है प्रबंध चिंतामणि। महेंद्र वर्मन, अब आगे चलते हैं। देखिए, महेंद्र वर्मन जो कि पल्लव रूलर थे, इनके द्वारा भगवत रज्जुक और मत्तविलास प्रहसन लिखा गया है। देखिए, ये राजा थे लेकिन बहुत बड़े स्कॉलर थे। और हाल कवि जो है इनके द्वारा गाथा सप्तशती हाल का है, ये आप जानते ही हैं, और इसे सतसई भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्रीय प्राकृत लैंग्वेज में है, मतलब इसकी जो लैंग्वेज है वो प्राकृत है, और इसमें 700 आर्या छंद हैं। छंद के भी प्रकार होते हैं। इसके बाद वर्सेस का मतलब यहाँ पे मंत्रों से नहीं है, स्तुतियों से नहीं है, छंदों से है। छंद एक अलग चीज़ होती है, काव्य का एक अलग रूप होता है। इसके बाद गुणाढ़े को आप देख रहे हैं, तो गुणाढ़े की भी कहानी उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी कि विष्णु शर्मा की। गुणाढ़े को इनकी प्रतिभा का उचित सम्मान, उचित आदर नहीं मिला। ये बहुत ही प्रतिभाशाली लेखक और कवि थे, लेकिन जैसे राजा के आश्रित ये थे, राजा बहुत ही ईगो वाला था, मतलब अपने आगे किसी की लगाता नहीं था। और गुणाढ़े अपनी विद्वता से उन्हें प्रभावित करके तो रखते थे, लेकिन चापलूसी करना इनके वश की बात नहीं थी। और राजा चाहते हैं चापलूसी, तभी वो संरक्षण देते हैं। और एक दिन गुणाढ़े से कुछ ऐसे पद्य की रचना हो जाती है जिससे कि राजा इनसे बहुत चिढ़ जाते हैं और इन्हें बाहर कर देते हैं। तो गुणाढ़े बड़े दुखी होते हैं कि इतनी साल की सेवा का कोई परिणाम नहीं मिला, तो वो जंगल में चले जाते हैं। और जंगल में दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी संस्कृत की जो कविताएं, कहानियां हैं उसकी रचना कर रहे थे। तो वो निर्जन वन था और वहाँ पे वैम्पायर्स रहा करते थे, यानी पिशाच। तो उन्होंने नीचे उतरकर उनकी कथा को सुनना शुरू किया, और वो बड़े इंटरेस्ट लेके उसको सुनने लगते हैं। तो गुणाढ़े को अच्छा लगता है कि भाई श्रोता मिल गए, चाहे कोई भी हो। तो वो कहते हैं कि मैं सुना तो दूं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे लिखूं। यहाँ पेपर पेन तो है ही नहीं है, और भोजपत्र इत्यादि कहाँ से आएगा जिस पे कि लिखा जाता था उस जमाने में। तो पिशाच कहते हैं, पिशाच मतलब वैम्पायर्स, वो कहते हैं कि हमारे पास चमड़ा है जिसको कि आप पन्ने की तरह इस्तेमाल करिए, और हमारे पास खून है इंसानों का जिसे कि हमने इकट्ठा किया है पीने के लिए, तो उसको आप स्याही की तरह से यूज़ करिए और इससे आप लिखिए। तो गुणाढ़े को ठीक लगता है कि भाई लिखना है, कैसे भी लिखे। तो ये कहानियाँ सुनाते जाते हैं और उनको स्क्रिप्ट के रूप में दर्ज करते जाते हैं, और चमड़े से रचा हुआ बहुत भयंकर एक ग्रंथ तैयार होता है जिसको कि ये खुशी खुशी लेकर राजा के पास जाते हैं कि राजा तो बहुत खुश हो जाएंगे इतनी बड़ी कहानी की किताब देखकर। लेकिन राजा इतने गंदे तरीके से लिखी गई किताब को देखकर और भड़क जाते हैं और इन्हें भगा देते हैं। उसके बाद गुणाढ़े को बहुत दुख पहुंचता है और वो अपने ग्रंथ को आग में डालने की सोचते हैं। तो जो वैम्पायर्स हैं वो कहते हैं कि आपने हमें आधी ही कहानी सुनाई है, इस ग्रंथ की सारी कहानियां तो सुना दीजिए, उसके बाद आपका जो मन करेगा करिएगा। तो वो एक एक करके कहानी सुनाते हैं, और जितना सुना लेते हैं उतना आग में समर्पित करते जाते हैं। तो राजा को जब मालूम होता है कि एक विद्वान व्यक्ति अनाधुन कहानियां सुना रहा है और उसकी कहानियां इतनी सुंदर है कि लोग दूर दूर से सुनने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं वहाँ पे, तो राजा वहाँ पे पहुँचता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो क्षमा मांगता है। तो जो बचा हुआ ग्रंथ था वो इकट्ठा करके ले आते हैं, बाकी तो जल गया।
जो बचा हुआ था, कहा जाता है कि भारतवर्ष में जितनी भी कहानियाँ प्रचलित हैं, जितनी भी लोक कथाएं, किंवदंती कथाएं या दंत कथाएं प्रचलित हैं, वो सब उसी ग्रंथ से निकली हुई हैं, ऐसा माना जाता है। तो उसका मूल वर्जन हमें नहीं मिल पाता है। फिलहाल ये पैशाची प्राकृत में लिखी गई है। पैशाची में क्यों लिखी गई है वो आप समझ सकते हैं, पिशाचों के सानिध्य में रहकर इसे लिखा गया था। और ये आंध्र का महाभारत कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों में बैठ के गुणाढ्य ने लिखा था, ये आप समझ सकते हैं। क्षेमेंद्र और सोमदेव जब बाद में इसको देखते हैं तो कहते हैं कि भाई इस पर तो ट्रांसलेशन होना चाहिए, पैशाची प्राकृत जो है वो किसी की समझ में नहीं आएगी, तो वो इसे संस्कृत में ट्रांसलेट करते हैं। जब इसका संस्कृत में ट्रांसलेशन हो जाता है तो इससे ज़्यादा पॉपुलरिटी मिलती है। और बृहद कथा मंजरी और कथा सरितसार जो आप सुनते हैं ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि यूनिक कोई टेक्स्ट है, वो इसी पर बेस है, इसी की कमेंट्री आप कह सकते हैं, या ये कह लीजिए कि इसी को थोड़ा सा रूपांतरित कर दिया गया। और बुद्ध स्वामी का जो बृहद कथा श्लोक है वो भी इसी पुस्तक का अनुदित संस्करण है। तो इसी किताब को आधार बना के तमाम कहानियों की किताबों को आकार दिया गया। इसके बाद दामोदर गुप्त को देख रहे हैं आप नीचे, कुट्टनी मातम इन्होंने लिखा है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग किताब है, वैश्याओं से जुड़ी हुई है। और इसके बाद जिनसेन के द्वारा हरिवंश लिखा गया है। उसके नीचे आप क्षेमराज और सर्वसेन को देख रहे हैं। क्षेमराज के द्वारा लिखा गया है शिव स्वरूप विमर्शनी को, और सर्वसेन के द्वारा लिखा गया है हरिविजय को। इसके बाद सेतुबंध या रावणहो जिसको कहा जाता है, ये प्रवर सेन सेकंड के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें कि वाकाटक नरेश के तौर पे आप ज़्यादा जानते हैं। और सेतुबंध का मतलब क्या है कि वो सेतु जो रामेश्वरम के पास बंधा हुआ है, मतलब श्रीलंका जाने का रास्ता भारत से, तो वहाँ पे भगवान राम ने वानर सेना के सहयोग से पुल का निर्माण करवाया था। मतलब भगवान राम के नाम को लिखने की वजह से पत्थर जो है वो पानी में तैर रहे थे, वो कहानी है। और वानर सेना, नल और नील नाम के जो दो मैकेनिकल इंजीनियर थे, वो ये पुल बना रहे थे, वानर सेना इसमें सहयोग कर रही थी। बाद में उसी पुल पर चढ़कर ये जाते हैं और लंका पे आक्रमण करते हैं। तो रावणहो का मतलब होता है रावण पर विजय। तो ये ग्रंथ है और इसमें पूरा जो लंका विजय है उसका ब्यौरा दिखाई देता है। कालिदास के द्वारा इसमें संशोधन बाद में किया जाता है, इससे रिवाइज किया जाता है, मतलब मॉडिफाइड किया जाता है। इसके बाद दंडपाल को आप देख रहे हैं, तो इनके द्वारा लिखा गया है तिलक मंजरी, और वासव दत्ता को लिखने वाले सुबंधु नाम के लेखक हैं, तो इन्हें आप छोटे छोटे हैं याद रखिएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं हालायुद्ध को, तो हालायुद्ध जो है इनके द्वारा लिखा गया है, हलायुद्ध या हालायुद्ध में कहा जाता था। ये ब्राह्मण सर्वस्व कवि रहस्य नाम के ग्रंथ को लिखते हैं। और बुद्ध घोष, इन्होंने देखिए ब्राह्मण सर्वस्व जो है वो एक ग्रंथ है और कवि रहस्य जो है वो दो ग्रंथ, मतलब दूसरा है, तो दो टेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इसके बाद बुद्ध घोष को आप जानते ही हैं, पद्म चूड़ामणि इन्होंने लिखा था और महात्मा बुद्ध से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, तो उनके उपदेशों के आधार पर इसे लिखा गया था। नारायण कवि के द्वारा लिखा गया है हितोपदेश, और ये भी पंचतंत्र के समान ही लोकप्रिय है। संस्कृत की टीचिंग्स इसमें है, कहानियों के माध्यम से जानवरों की कहानी और तमाम जो सामाजिक कहानियाँ हैं उनके माध्यम से शिक्षित किया गया है। बाद में जो मुगल एम्पायर था उस जमाने में कुछ विद्वता की कद्र होती है, तो हितोपदेश का फारसी यानी पर्सियन में ट्रांसलेशन किया जाता है और इसका नाम रखा जाता है ताजुल माली। तो विदेशी हमारे प्राच्य ज्ञान को जानने के लिए कितने उतावले थे, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसके बाद आप देखें बुद्ध घोष के नीचे नागभट्ट को, ये बुद्ध घोष को आपने देखा, नारायण को हमने देख लिया। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, नारायण के यहाँ आप हितोपदेश को देखिएगा और नागभट्ट का जो वेड़ी संहार है वो अलग है, ठीक है, वो उनकी रचना है। तो नागभट्ट का जो वेड़ी संहार है, इसमें महाभारत के एक कैरेक्टर है भीम, जिन्हें आप जानते हैं, 10,000 हाथियों की ताकत उनके अंदर थी और ये वायुपुत्र थे। तो इनके वीरतापूर्वक कारनामों का वर्णन है। मतलब ये शुरू होता है वहाँ से जहाँ दुर्योधन भीम को मारने का षड्यंत्र करता है और जहरीले लड्डू खिला के उन्हें अचेत करके पानी में फेंक देता है, लेकिन वहाँ पे वरुण देवता उन्हें सहयोग करते हैं और बाहर कर देते हैं पानी से। तो वहाँ से ये निकलता है और उसके बाद फिर इन्हें वृकोदर कहा जाता है, बहुत खाते हैं। फिर हिडम्बा से इनकी भेंट होती है, वहाँ विवाह होता है, एक पुत्र पैदा होता है घटोत्कच, वो सारी कहानियाँ इसमें। अच्छा, इसके बाद आप क्षेमेंद्र को देख रहे हैं। क्षेमेंद्र की बहुत सारी रचनाएं हैं, उसमें अवदान कल्पलता है, समय मित्रक है, असल में ये वेश्या की ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा बृहद कथा मंजरी इन्होंने लिखा ही था, वो आप जानते हैं। रामायण मंजरी है और कला विलास है। इसके अलावा सुवृत्त तिलक नाम का एक और टेक्स्ट है जिसे कि आप देखते हैं। और कश्मीर के क्षेमेंद्र जो है ये काफ़ी ज़्यादा व्यंग्यात्मक शैली में उस जमाने में जितने भी पाखंडी लोग थे उनका तिरस्कार करते थे, मतलब ये पाखंड में भरोसा नहीं करते थे, ये इनोवेटिव सोच के थे। यहाँ पे आप दंडी कवि को देख रहे हैं, तो दंडिन या दंडी नाम के जो कवि थे, इन्होंने दश कुमार चरित को लिखा था, काव्यादर्श को लिखा था और अवंती सुंदरी कथा। अब इसमें देखिए अवंती सुंदरी कथा जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें ये गद्य काव्य है असल में, मतलब प्रोज फॉर्मेट में लिखा गया, ये एक तरह की पोइट्री है। अब प्रोज और पोइट्री मिक्स कैसे हो सकते हैं, तो मिक्स फॉर्मेट को कहा जाता है चंपू स्टाइल। चंपू में दोनों होता है, पहले काव्य लिखकर उसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो वो प्रोज वाला फॉर्मेट हो जाता है। और आप जानते हैं कि यजुर्वेद भी ऐसे ही लिखा गया है, गद्य पद्य शैली में। फिलहाल बाण भट्ट के बाद सबसे ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से संस्कृत में प्रोज राइटिंग का काम इन्होंने ही किया था, उसके ये काफ़ी पॉपुलर ऑथर थे। और कांची के पल्लव राजा थे नरसिंह वर्मन, उनके दरबार में ये जुड़े हुए थे। अभिनव दंडिन भी, ये जो उपाधि है ये बाद में इन्हीं के नाम से जुड़कर आती है, जो कि केतन कवि को मिलती है।
और तिकन्ना को ये समर्पित किया हुआ ग्रंथ था दशकुमार चरित वाला। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। फिलहाल अवंती सुंदरी कथा काफ़ी पॉपुलर है, तीनों को आप याद रखेंगे। वागपति को देख लीजिए, वागपति के द्वारा लिखा गया है गौडवाहो, और इसमें कन्नौज के राजा थे यशोवर्मन, ये 8वीं शताब्दी में लिखा गया है। तो उनका पूरा जीवन चरित दिखाई देता है, उनका लाइफ स्पैन दिखाई देता है। और गौड़ क्षेत्र जो था, गौड़ देश जो था, मतलब बंगाल की बात हो रही है, वहाँ पे इन्होंने हमला किया था, विजय प्राप्त की थी, वो पूरी वीर गाथा है। इसके बाद अरुल नाम के कवि हैं जिन्हें कि अतुल भी कहा जाता है, दोनों ही संबोधन आपको दिखेंगे, तो अतुल ही आप ज़्यादा जान सकते हैं। अब ये जो अतुल है, इन्होंने मूशिक वंश का इतिहास लिखा है 11वीं शताब्दी में, जो केरल में डायनेस्टी रूल कर रही थी। और कहा जाता है कि ये जो मूशिक थे ये असल में है वंश से जुड़े हुए थे, जो कि दक्कन की पहाड़ियों के शुरुआती हिस्से में यानी मध्य प्रदेश के आसपास अपना राज्य करता था। और श्रीकांत जिन्हें कि राजवर्मा कहा जाता है, उनका ब्यौरा इसमें दिखाई देता है। इसके बाद बिल्हड़ कवि को आप देख रहे हैं, तो बिल्हड़ कवि के द्वारा कुछ 3-4 रचनाओं को यहाँ विशेष रूप से दर्शाया गया है। बाकी काफ़ी सारे ग्रंथों को इन्होंने लिखा था, लेकिन शांति शतक, कर्ण सुंदरी, चौर पंचाशिक और विक्रमांक देवचरित, इन्हें हम ज़्यादा जानते हैं। ये 4 हैं टोटल, और भी हैं लेकिन जो मुख्य है उन्हें देखना है। तो देखिए, चौर पंचाशिक जो है, इसमें एक चोर की प्रेम कहानी है, लव स्टोरी है, मतलब चोर को प्रेम हो जाता है। और कहा जाता है कि ये चोर कोई और नहीं, बिल्हड़ ही थे, जिनके ऊपर ऐसा आरोप लगा कि उन्हें जेल में डाल दिया गया था। तो जेल में बैठे बैठे इसकी रचना करते हैं। और विक्रमांक देवचरित जो है, ये 11वीं सेंचुरी में लिखा जाता है संस्कृत लैंग्वेज में। और इसमें बिल्हड़ के द्वारा कल्याणी के जो चालुक्य रूलर थे, जिनका नाम था विक्रमादित्य 6, उनके पूरे जीवन काल का ब्यौरा दिखाई देता है। और चंद्रलेखा द्वारा इनको पति चुना जाता है, स्वयंवर होता है, वो सब कहानी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, पद्मगुप्त का नाम है, पद्मगुप्त के द्वारा लिखा गया है, यहाँ आप ऑथर का नाम देख रहे हैं ना, नव सहसांक चरित। अब नव सहसांक की जो टाइटल है, ये सिंधुराज को प्राप्त थी। सिंधुराज यानी ये मालवा के राजा थे, धारा नगरी जो कही जाती है। ये 1005 ईस्वी का लिखा हुआ ग्रंथ है। नव सहसांक की उपाधि ये धारण करते थे। अच्छा, पद्मगुप्त की भी अपनी उपाधि थी। जैसे पोएट्स होते हैं ना, तो उनके अपने निकनेम होते हैं। जैसे कोई आहत अपना निकनेम रख लिया, या फिर घायल रख लिया। जैसे रामधारी सिंह, ये रामधारी जी का पूरा नाम था, मतलब पिता के द्वारा दिया हुआ नाम था। दिनकर वो बाद में जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का है। या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इस तरह से होता है। तो वही चीज़ है। पद्मगुप्त का जो निक नेम था वो था परिमल। परिमल की उपाधि इनको राजा के द्वारा दी गई थी, और परमार शासकों के अधीन ये राजकवि का काम कर रहे थे। इसके बाद आनंद भट्ट को आप देख रहे हैं, बल्लाल चरित इनके द्वारा लिखा गया है। बंगाल के जो सेन रूलर्स हैं, उनका ब्यौरा यहाँ से दिखाई देता है। बल्लाल सेन, ये भी सेन डायनेस्टी से ही जुड़ा हुआ था, तो इसके द्वारा दान सागर, और इसके अलावा अद्भुत सागर जो कि एक एस्ट्रोनॉमी की बुक है, और प्रतिभा सागर, आबार सागर, व्रतयागर, इस तरह के बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए। संध्याकर नंदिन को भी आप जानते ही हैं, तो ये 12वीं शताब्दी के हैं, मतलब मेडिवल टाइम पीरियड चल रहा था। ये रामचरित नाम का टेक्स्ट लिखते हैं। मेडिवल टाइम पीरियड तक आते आते जो हमारे पुराने टेक्स्ट थे, उनका स्वरूप तो बिगड़ ही जाता है। जो ऑथर थे, उनकी बुद्धि भी ज़्यादातर भ्रष्ट ही हो गई थी, कुछ को छोड़कर। कुछ उसमें अपवाद थे, और वो निश्चित तौर पे श्रेष्ठ लिखा करते थे, जैसे कि कबीर और तुलसी को आप देखते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो ऑथर थे, वो या तो राजाओं के दबाव में आ गए थे। राजा के दबाव में वो पहले भी रहते थे, लेकिन ऐसा दबाव नहीं होता था कि अपनी मनमानी उनसे लिखवाया जा सके। तो ये लिखते कैसा थे, जैसा उस समय के रूलर्स चाहते थे, दरबारी आश्रित होते थे। और संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया है रामचरित। अब इसमें इन्होंने खुद को कहा है कि भाई मैं वाल्मीकि का अवतार हूँ, मैं कलयुग का वाल्मीकि हूँ, और ये जो रामपाल हैं, ये असल में भगवान राम ही हैं, और उनके साथ कंपेयर किया गया है। मतलब भगवान राम का जो रामचरितमानस है, उससे यहाँ पे रामचरितमानस तो ये खुद मध्यकाल में लिखा गया है, रामायण से इसको कंपेयर किया गया है, और रामायण के जो सर्ग और कांड हैं, उससे इसे तुलना करते हुए आगे बढ़ाया गया है। इसीलिए इनके इस ग्रंथ को श्लेष काव्य कहा जाता है, और ये कहानियां साथ साथ चलती रहती हैं। अच्छा, इसमें कैवर्त रिबिलियन का भी हमें ब्यौरा दिखाई देता है। इसके बाद आप देख रहे हैं अगले वाले को, तो चंद्रप्रभा सूरी है, ये प्रभाव चरित इन्होंने लिखा था, और अरि सिंह के द्वारा लिखा गया है सुकृत संकीर्तन, ठीक है, ये क्रम से चल रहा है। जय सिंह सूरी जो है, ये क्या लिखते हैं, तो कुमारपाल चरित या कुमार भूपाल चरित जो है, ये इनके द्वारा लिखा जाता है। चालुक्य कुमारपाल जो है, इन्होंने मृत धनापहरण निषेध कर दिया था। मतलब मृत कोई व्यक्ति है तो उसके धन का अपहरण नहीं करना है, बल्कि वो राजकीय संपत्ति हो जाएगी, ऐसा। तो ये निषेध करने वाले व्यक्ति थे, तो उसका ब्यौरा इनके ग्रंथ में दिखाई देता है। इसके बाद जो अगले हैं वो हैं जयनायक, और जयनायक के द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज विजय, ये 12वीं सेंचुरी का है। ये कश्मीर के रहने वाले थे मूल रूप से, और इन्हें भी वाल्मीकि का ही अवतार कहा जाता है। अब यहाँ पे जो देश का नाम है, ये अजमेर को कहा जाता था पहले, सपादल लक्ष्य देश, ठीक है, ये नाम है। अजय मेरू बाद में पड़ा, और उसके बाद बन गया अजमेर। तो यहाँ के चौहान रूलर थे पृथ्वीराज तृतीय, यानी राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान जिन्हें हम कहते हैं। गोरी के साथ इनका घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें कि गोरी को इन्होंने बहुत बुरी तरह से पराजित किया था। तो उन्हें कहा है विष्णु का अवतार, और भगवान राम के समान सूर्यवंशी बताया है। तो तेजस्वी तो थे, अवगुण तो हर इंसान में होते हैं, लेकिन तेजस्विता में इनकी कोई कमी नहीं थी, ठीक है। और इनकी पत्नी संयोगिता को तिलोत्तम तथा यानी सीता जी के सम्मुख बताया गया। अब इसके बाद चंद बरदाई को तो आप जानते ही हैं, ये पृथ्वीराज चौहान के मित्र और उनके राजदरबारी कवि थे। बाद में ये शब्द भेदी बाण चलाने के लिए पृथ्वीराज चौहान को इशारा करते हैं, तो वो कहानी है।
अब यहाँ आप देखें आगे भोज परमार को, ये आपने देखा चंद्रबरदाई को, तो चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है जो कि पहला महाकाव्य एपिक माना जाता है हिंदी साहित्य का, तो वो चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं। अच्छा, चंद्रबरदाई मूल रूप से लाहौर के रहने वाले थे। परमार भोज को तो आप जानते ही हैं, राजा भोज की ही बात हो रही है। और धार नगरी में जब तक ये थे, कहा जाता था कि साक्षात सरस्वती का यहाँ पे साम्राज्य है, लक्ष्मी और सरस्वती मित्रता करके यहाँ निवास कर रही है। और जब इनकी मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं कि सरस्वती, विद्या और वाणी साथ में धारा नगरी अनाथ हो गई, और सच में अनाथ हो जाती है। विद्वानों के संरक्षक थे और खुद भी बहुत निष्णात विद्वान थे। तो राजमृगांक, सरस्वती, कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, इस तरह के ग्रंथ ये लिखते हैं। इसके अलावा चंपू रामायण, कूर्म शतक, युक्ति, कल्प तरु, तत्व परीक्षा, ये शैव फिलॉसफी है पूरी। इसके अलावा भुजबल भीमा, ये ज्योतिष से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। और राजमार्तंड जो कि पतंजलि का जो योग सूत्र था उसी पे कमेंट्री है। तो इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ये तो कुछ गिनती की किताबें हैं, वो इनके द्वारा लिखी जाती हैं। इसके बाद आप शोडल को देख रहे हैं, शोडल इन्हें कहा जाता था, शोडल। उदय सुंदरी कथा ये इनके द्वारा रचा गया है। नीचे आप कृष्ण मिश्रा को देख रहे हैं, और कृष्ण मिश्र जो है इनके द्वारा प्रबोध चंद्रोदय नाम का जो ग्रंथ है वो लिखा जाता है। कीर्तिवर्मन के दरबार में ये अपना आश्रित कवि थे। और प्रबोध चंद्रोदय का बाद में पर्सियन में ट्रांसलेशन भी किया जाता है शाहजहां के ज़माने में, गुलजार हाल के नाम से, और बनावली दास ये काम करते हैं। इसके बाद जयदेव का गीत गोविंद है, यहाँ आप देखें, ठीक है, जयदेव है, उसके बाद राजशेखर है। तो जयदेव का गीत गोविंद है, इसमें बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के 5 रत्नों में से एक थे जयदेव। और इस समय तक आते आते मध्यकालीन प्रभाव बहुत चरम सीमा पर पहुंच गया था और हमारे साहित्य को बुरी तरह से दूषित कर दिया था। तो गीत गोविंद में भी आपको उसकी झलक दिखाई देती है। प्रेम में विलासिता आ गई है। राधा कृष्ण का जो आध्यात्मिक प्रेम था उसको यहाँ पे बहुत ही गलत तरीके से पेश किया गया है, मतलब उसको लव स्टोरी के तौर पे पेश किया गया है, जबकि ऐसा था नहीं। जो प्रेम था दोनों के बीच में वो आध्यात्मिक था, आत्मा से आत्मा का जुड़ाव था। वरना अगर लव स्टोरी नहीं होती तो फिर विवाह भी राधा से हुआ होता, लेकिन वो कहानी नहीं है। कहानी जो है वो आध्यात्मिक है। यहाँ पे उसको दूसरे ढंग से पेश किया गया, जैसे फिल्मी स्टोरी होती है उस ढंग से। तो ये मध्यकालीन एक तरह से बुराई वाला असर दिखाई देता है। अच्छा, ये जयदेव के जयदेव जो थे ये बंगाल रूलर के अधीन थे, मतलब वहीं पे इन्हें पीयूष वर्ष की उपाधि मिली हुई थी और वहीं दरबारी कवि थे। इसके बाद आप देख रहे हैं राजशेखर को, तो राजशेखर के द्वारा बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। उसमें आप बहुत सारे ग्रंथों में देखिए भुवन कोश है, इसके अलावा हरविलास है, बाल रामायण है, प्रचंड पांडव जिसे कि बाल महाभारत भी कहा जाता है, काव्य मीमांसा है, विद्याशाल भंजिका है। अच्छा, ये उपाध्याय ब्राह्मण थे राजशेखर। उपाध्याय ब्राह्मण का मतलब ये होता है कि ब्राह्मण वर्ण में ऐसा ब्राह्मण व्यक्ति जो कि जो कुछ भी उसने पढ़ रखा है, मतलब वेद का अध्ययन किया है, वेद पाठी है, और उसी वेद को दूसरों को पढ़ाकर बदले में जो कुछ मेहनताना मिल रहा है उससे अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। जैसे आजकल जो अध्यापक होते हैं ठीक वैसे ही अध्यापक जो पढ़े हैं उसी विद्या को पढ़ाकर उसी से अपना मेहनताना लेते हैं, चाहे उन्हें सरकारी तनख्वाह मिले या बच्चे तनख्वाह दें, मतलब प्राइवेट सेक्टर में मिले, ठीक है। तो वो वाला काम ये जो करता है ब्राह्मण, उसको कहा जाता है उपाध्याय। तो इन्होंने ये सारे ग्रंथ लिखे थे। इसके बाद आप देखें भारवी को, तो भारवी के द्वारा जो लिखा गया सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, खंडकाव्य भी इसको कहा जाता है, वो है किरातार्जुनियम। किरात ये भगवान शिव का अवतार रहता है, मतलब भगवान शिव जो है वो रूप बदल के अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए किरात यानी एक वनवासी का रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ यानी माता पार्वती के साथ वहाँ प्रकट होते हैं। और पांडव उस समय वनवास का दौर गुजार रहे होते हैं, तो अर्जुन को पाशुपत अस्त्र चाहिए था कौरवों से लड़ने के लिए, और वो भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। तो अपनी माया से भगवान शिव एक हिरण का निर्माण करते हैं और हिरण को अर्जुन के सामने ऐसे ले आते हैं। तो अर्जुन चूंकि राजकुमार रहते हैं, आखेट खेलने का उन्हें बड़ा शौक रहता है, तो हंटिंग के शौक के चलते वो गांडी उठाते हैं और तत्पर हो जाते हैं हिरण को मारने के लिए। तीर चलाते हैं, तो जब तीर वहाँ लगता है तो देखते हैं कि 2 तीर लगा हुआ है और एक उस किरात का तीर रहता है। दोनों उस पर दावा करते हैं, दोनों में युद्ध होता है और अंत में भगवान शिव जो है इनकी वीरता से प्रसन्न होकर इन्हें शस्त्र प्रदान करते हैं। तो ये कहानी है और इसका ब्यौरा हमें दिखाई देता है किरातार्जुनियम से। इसके बाद आप देख रहे हैं अगली कहानी को, मतलब अगले व्यक्ति को, जिनका नाम है स्वयंभू देव। और परमाऊ चरित नाम का जो ग्रंथ है ये अपभ्रंश में लिखा गया है। इसकी लैंग्वेज वैसे भी आप देख सकते हैं, परमाऊ चरित, परमार चरित होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे परमाऊ चरियु करके इसको आप देख सकते हैं। तो ये अपभ्रंश भाषा के महान कवि थे और यहाँ पे लिस्ट समाप्त होती है। जनरल अवेयरनेस में मॉडर्न डेवलपमेंट म्यूजिक का अगर हम देखें तो इसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब कुछ संस्थाएं हैं, जिसमें कि गंधर्व महाविद्यालय ये पहले नंबर पे है और बीडी पलुष्कर के द्वारा इसको पूरा संपोषण दिया गया था। अभिव्यक्ति के उद्देश्य से, साहित्य का संचरण और संगीत का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से 1901 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। मतलब आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमारे संगीत के बारे में जाने, ये इसका उद्देश्य है। लाहौर में इसको पहले ओपन किया गया था, लेकिन बाद में मुंबई में 1915 में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इसमें दोनों ही जो विधाएं हैं संगीत की, मतलब कर्नाटक स्टाइल और हिंदुस्तानी स्टाइल, दोनों ही दिखाई देता है। मतलब क्लासिकल म्यूजिक के सभी फॉर्मेट यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद प्रयाग संस्कृति समिति है, माफ कीजिए, प्रयाग संगीत समिति है, जिसको कि इस्टेब्लिश किया जाता है 1926 में प्रयागराज में, बताने की आवश्यकता नहीं है।
और ये जो है ये इसमें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का पूरा जो ट्रेडिशन है वो दिखाई देता है, इसी की टीचिंग की जाती है। संगीत नाटक एकेडमी को तो आप जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1952 में ये इस्टेब्लिश किया गया था और ये फर्स्ट नेशनल एकेडमी है सेटअप फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक, संगीत नाटक एकेडमी। उसके बाद मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक को आप देखिए, और ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है फॉर स्टडिंग क्लासिकल म्यूजिक इन इंडिया, और इसको स्थापित करने वाले विष्णु नारायण भातखंडे थे, भारत खंडे इनको कहा जाता है, और इन्होंने इसे फाउंड किया था, मतलब इसकी फाउंडेशन रखी थी 1926 में। ही वेंट बैक टू हिज प्लेस ऑफ ओरिजिन इन लखनऊ टू एस्टैब्लिश दिस स्कूल। ये अपने मूल स्थान लखनऊ लौट गए थे इस स्कूल को एस्टैब्लिश करने के लिए, और विच वुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द थ्योरी ऑफ म्यूजिक एज वेल एज द प्रैक्टिस ऑफ सिंगिंग एंड प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें सभी विधाओं का ब्यौरा दिखाई देता है। अच्छा, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है, रीनेम करके इसको कर दिया जाता है भारत खंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। इसके बाद आप स्पीक मैके को देख रहे हैं, तो स्पीक मैके जो है ये क्या चीज़ है, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर एमंगस्ट द यूथ, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1977 में, किरण सेठ के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पे कम्युनिटीज़ और म्यूज़िक उनका रिलेशन दिया हुआ है, मतलब कम्युनिटी दी हुई है, स्टेट दिया हुआ है, उससे संबंधित डिटेल दी हुई है, तो इसे आप देखिए। सबसे पहले यहाँ मुस्लिम ट्राइबल कम्युनिटी है और इसे आप कहते हैं लांघा या लंघा। तो ये लांघा कहाँ से रिलेट करती है, राजस्थान और गुजरात से। मुस्लिम यहाँ पे प्रशंसात्मक गीत गाते हैं, मतलब ये इंटरटेन करने वाला म्यूजिक होता है जो कि राजपूतों के द्वारा इसको गाया जाता है, और इसमें जो मुस्लिम मतलब राजपूतों की वीरता का ब्यौरा है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा वहाँ पे बखाना जाता है। इसके बाद मंगनियार या मेरासी, ये भी मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा राजस्थान में गाया जाता है, और इसमें कमैचा नाम का एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जो कि फोल्क म्यूजिक को गाने में वाद्य यंत्र के तौर पर काम करता है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे अगला वाला है करता भजन, जो कि वेस्ट बंगाल का है, और बाउल जो है वो भी वेस्ट बंगाल का है। देखिए करता भजन जो है वो 4 वैरायटी का होता है, इसमें 4 क्लासेस होती हैं, और विश्वास के हिसाब से जो मंत्र होते हैं, मतलब इसमें जो भी विश्वास है उसके हिसाब से जो मंत्र होते हैं उनको जाप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। 4 वैरायटी के मंत्र होते हैं अलग अलग प्रकार के, मतलब ऐसा बिलीव है कि अगर इसको हम कायदे से इसके ट्रेडिशन के हिसाब से पाठ करते हैं तो उससे हमें बहुत सारी सिद्धियाँ मिलेंगी। बाउल जो है वो भी वेस्ट बंगाल का है, और यहाँ पे भी स्पिरिचुअल सिंगिंग का तरीका है। इसके बाद आगे चलते हैं, जोगी को आप देख रहे हैं, जोगी है और भोपा है नीचे, तो जोगी और भोपा दोनों राजस्थान के हैं। बरोद, चरण और गढ़वी ये आपका गुजरात का है। मुरिया ट्राइब के द्वारा जो प्रस्तुति दी जाती है उसमें छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में रेलो के नाम से इस गाने को गाया जाता है, मतलब रेलो गीत का नाम है असल में, और ये छत्तीसगढ़ वाले रीजन में गाया जाता है। मुरिया जनजाति इसमें इन्वॉल्व रहती है। कमार ट्राइब जो है या कमार समुदाय जो है, कम्युनिटी है, उनके द्वारा विवाह गीत गाए जाते हैं, ये भी छत्तीसगढ़ी है। बघेल वाला जो है ये मध्य प्रदेश का है, हरदौल देवता को इसमें समर्पित करके अपना गाना होता है, और काफ़ी सेमी हिस्टोरिकल जो गीत हैं वो गाए जाते हैं। अब इसके बाद पलियार या पुलियार पर्वतीय ट्राइब जो है, ये माउंटेन रीजन में रहने वाली ट्राइब है, तो ये हिली ट्राइब्स जो है ये तमिलनाडु में पाई जाती हैं, और इनके द्वारा जो परफॉर्मेंस होती है उसमें मेलोडीज़ होती हैं जिनको कि तलम कहा जाता है। तलम नाम की जो मेलोडी है उसको प्रस्तुत किया जाता है। और अनुष्ठान से जुड़ा हुआ, रिचुअल से जुड़ा हुआ नृत्य करने वाले ये इंदू मिश्मी है अरुणाचल प्रदेश के, जबकि मोकेन ट्राइब जो है इनका अपना कोई रिलीजन ही नहीं है, ये अंडमान में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अपना कोई रिलीजन नहीं है। ये अपने जो एंसेस्टर हैं यानी जो पूर्वज हैं उन्हीं को अपना गुरु मानते हैं, अपना देवता मानते हैं। तो ये भी अच्छी बात है, अपने माता पिता या अपने पुरखों को ही देवता मान लिया, जिनसे सब कुछ सीखा, जिनसे सब कुछ पाया वही देवता है, तो इससे बड़ा अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। तो उनको ये देवता मानकर पूजते हैं और उनके लिए ये जनजातीय नृत्य करते हैं, तो वो चीज़ है। इसके बाद गोवार ट्राइब या गोवार कम्युनिटी जो है इनके द्वारा बाजीगर पेशकश की जाती है, ये पंजाब में है, और फेस्टिवल के मौके पे ये, या फेस्टिवल या कोई भी ओकेशन है उसके मौके पे ये अपना प्रस्तुत करते हैं। इसमें वो स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करते हैं, बैलेंस और करेज दिखाते हैं अपना, मतलब कलाबाजियाँ दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं। अब यहाँ नीचे जो आप देख रहे हैं ये क्या है, देयर आर 6 मेन राग अंडर हिंदुस्तानी म्यूजिक, और ये सारे जो है ये सीजन स्पेसिफिक या टाइम स्पेसिफिक है, मतलब एक खास सीजन में या फिर एक खास समय पर ही इसे गाया जा सकता है, और इसके लिए एक पर्टिकुलर इमोशन की आवश्यकता होती है, जिसे कि आप रस कहते हैं हिंदी में। 9 प्रकार के रस होते हैं, आप जानते ही हैं। तो देखिए, राग का नाम दिया है, टाइम का नाम दिया है, मूड दिया है, सीजन दिया है, वो सब दे रखा है, तो ये जानना आवश्यक है। देखिए, भैरव राग जो है ये, इसका टाइम क्या है, ब्रह्म मुहूर्त एकदम। ये जो समय होता है, इस समय ना तो सूर्योदय की शुरुआत हुई रहती है, न रात ही पूरी तरह से रहती है। रात खत्म हो रही होती है, दिन का उदय हो रहा होता है, लेकिन सूर्य का अभी दर्शन आसमान में नहीं हो रहा होता है, ठीक है, ये वो समय होता है। और ये ऐसा समय होता है कि सन्नाटा इस समय रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई चहल पहल है, कोई रात में उठ के चिल्ला रहा है, वो अलग बात है। इस समय ज़्यादातर लोग अपनी आराम की मुद्रा में होते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट काम है, जो कंसंट्रेशन वाला काम है, वो इस समय उठकर करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपका जो ब्रेन है वो फ्रेश रहता है,
ठीक, तो राग भैरव इसी समय गाया जाता है और ऑब्वियस सी बात है कि इतना शांत समय है, इतना आध्यात्मिक समय है, तो इसमें जो मूड होगा वो भी शांत होगा, यानी पीस के मूड में आप होंगे टोटल। और इसको किसी भी सीजन में गाया जा सकता है बशर्ते कि सुबह का समय। इसके बाद हिंडोल है, तो हिंडोल को चहल पहल चाहिए होती है और ये मॉर्निंग में गाया जाता है, मतलब जब सूर्योदय हो जाता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, लोग काम धंधे में लग जाते हैं, बतियाने लगते हैं, निकल जाते हैं, तो वो सब चहल पहल वाले इस समय में गाया जाता है। और इसके लिए स्प्रिंग सीजन विशेष होता है, बसंत में ही इसको गाते हैं, क्योंकि बसंत की जो सुबह होती है वो ज़्यादा खुशनुमा होती है और इसमें स्वीटनेस होती है, मतलब एक तरह से आप कह लीजिए कि श्रृंगार रस वाला जो भाव है वो दिखाई देता है। इसके बाद दीप राग जो है वो नाइट में गाया जाता है। दीप का मतलब क्या है? दीपक, तो दीपक रात में ही जलते हैं, अंधेरे में। समर सीजन में इसको गाते हैं, कंपेशन इसमें मूड में होता है। और दीप राग ये तानसेन के बारे में इसमें प्रसिद्ध था कि तानसेन जो थे वो दीप राग और मेघ राग जब गाते थे तो मेघ बरसने लगते थे और दीपक अपने आप जल जाते थे, बिना माचिस या फिर बिना आग के प्रज्वलित हो जाते थे। और उनके गुरु थे स्वामी हरिदास, उनके विषय में भी ऐसा ही कहा जाता था। तो ये सब है, दीप राग ऐसा ही कुछ है। उसके बाद मेघ राग जो है ये लेट नाइट में गाया जाता है, मतलब देर रात में इसका अभ्यास किया जाता है। रेनी सीजन में ये गाया जाता है और ये करेज का प्रतीक है। इसके बाद श्री है, जो कि इवनिंग में गाया जाता है। विंटर सीजन में ग्लैडनेस का ये प्रतीक है। श्री मतलब होता है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का जो समय है वो गोधूली बेला यानी जो इवनिंग का टाइम है वही माना जाता है। अंत में है मालकोस, जो कि मिड नाइट में गाया जाता है और ये विंटर सीजन होती है। इसमें भी वीर रस या जो ब्रेवरी का भाव है वो दिखाई देता है। तो भाई जब जाड़ा का समय होगा और मिड नाइट होगी तो घनघोर ठंडक उस समय रहती है, तो आपको पता लगा जोर से ठंडी लग रही है, तो ठंडी भगाने के लिए आप मालकोस अलाप रहे हैं और इसमें वीर रस है तो थोड़ी गर्मी आ जाती है, खून तेजी से आपकी नसों में दौड़ने लगता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम लोग पिछले कुछ लेक्चर से कवर कर रहे थे, यहाँ भी है, और इसमें रेडिकल नेशनलिज्म का राइज होता है, वो अपलिफ्ट होता है और उसका समय था 1905 से और वो चलता है 1909 तक। उसके बाद फिर धीरे धीरे शांति बहाल होती है और उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि एकदम से मॉडरेट लेवल वाले ही हावी हो जाते हैं या फिर एक्सट्रीमिस्ट ही आकर हावी हो जाते हैं। दोनों का मिला जुला स्वरूप जो है वो आगे देखने के लिए मिलता है। और कम से कम असहयोग आंदोलन तक आप देखते हैं, मतलब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रहता है वहाँ तक और चौरी चौरा इंसिडेंट तक लोग ज़्यादातर मॉडरेट पक्ष में ही झुके हुए थे, गांधी जी के पीछे पीछे चल रहे थे, जो कि खुद मॉडरेट विचारधारा वाले थे। अहिंसा ही उनका सबसे बड़ा धर्म था। बाद में क्या होता है कि जब चौरी चौरा के समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ड्रॉप कर दिया जाता है तो जो युवा वर्ग था वो एकदम से बौखला जाता है, जो अपना सब कुछ छोड़कर इसमें कूद गया था और सब कुछ अपना तबाह कर लिया था और गांधी जी को पूरी तरह से अपना देवता मान लिया था, तो वो एकदम से क्षुब्ध हो जाते हैं, तो वो अपना रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। तो वहाँ से फिर से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, मतलब जो क्रांतिकारी उग्र क्रांतिकारीवाद है वो शुरू होता है। ठीक, तो वो अलग चीज़ है। अब यहाँ पे पहले हम देखेंगे बंगाल पार्टीशन वाले दौर को। 1905 में वही समय था और कांग्रेस के द्वारा और बाकी जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके द्वारा पुरजोर कोशिश की जाती है, लेकिन अगस्त में जो पार्टीशन है वो हो जाता है। अब कुल मिलाकर 1890 के बाद से ये देखने के लिए मिलता है, जो मिलिटेंट नेशनलिज्म है वो स्टार्ट होता है भारत में, लेकिन 1905 से ये एकदम से प्रबल हो जाता है, क्योंकि अभी तक ये माफ कीजिए मॉडरेट जो नेशनलिस्ट थे उन्हीं की छाया तले पल रहा था। मतलब मॉडरेट ही इस पर हावी थे और इन्हें दबा कर रखते थे कि नहीं, तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, हम ज़्यादा जानते हैं, हम ही सरकार से बात करेंगे और सरकार से हम नरमी से पेश आएंगे तो सरकार भी हमें छूट देगी, ऐसा। तो ये मॉडरेट वालों का मानना था। लेकिन जब बंगाल पार्टीशन के समय ये फेल हो जाते हैं पूरी तरह से, इनका विश्वास था कि भाई सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे तो सरकार मान जाएगी, लेकिन सरकार कहाँ मानने वाली थी, उसने नहीं माना। तो यहाँ से लोगों का भरोसा एक तरह से जो मॉडरेट वाले थे उन पर से उठ जाता है और ज़्यादातर लोग अब एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करने लगते हैं। तो यहाँ से एक उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो असली शुरुआत होती है 1905 से। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आता है और इसमें इसे क्रिटिसाइज किया जाता है नेशनलिस्ट के द्वारा और कहा जाता है कि ये जो है ये पूरी तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में असफल रहा है। 1897 की अगर बात करें तो इस समय क्या होता है, इस समय नाटो बंधु, ये नाटो ब्रदर्स जो थे ये असल में पुणे के रहने वाले थे, इन पर बिना कोई कोर्ट केस चलाए ऐसे ही इनको सजा मिल जाती है। मतलब इनके जो गुनाह है वो साबित नहीं हो पाते हैं, क्या इन्होंने अपराध किया था वो सब नहीं, मनमाने तरीके से इनको बाहर देश निकाला दे दिया जाता है। और लोकमान्य तिलक को भी ऐसे ही कि आपने राजद्रोह किया है, आप देशद्रोही हैं, ऐसा करके जेल में डाल दिया जाता है। तो इससे लोगों के बीच में एक असंतोष फैलता है। उसके बाद भारतीय दंड संहिता जो है, यानी जो इंडियन पीनल कोड है, उसका सेक्शन 124A, इसका रिप्रेसिव लॉ से रिलेशन है 1898 वाला। और इसमें हुआ ये था कि दमनकारी कानून बनाया गया, उसमें नए नए प्रोविजन ऐड कर दिए गए, एक नई धारा अटैच कर दी गई 156A, और ये वाला जो इसमें क्लॉज था या इसका सेक्शन था, उससे बहुत सारी सुविधाएं अंग्रेजों को मिल गई ताकि वो क्रांतिकारियों को कुचल सकें। फिर इसके बाद 1899 में क्या होता है, ये वजहें बताई जा रही हैं, जो आप देख रहे हैं ना, ये वजह है कि एक्सट्रीमिज्म की तरफ लोग मुड़ते ही क्यों हैं, क्यों उग्रता धारण कर लेते हैं। कोई भी आदमी उग्र नहीं होना चाहता है जब तक कि उसे उकसाया नहीं जाए। तो यहाँ पर अंग्रेज ऐसी ऐसी गतिविधियाँ ही कर रहे थे, मतलब दबाने की पुरजोर कोशिश,
कि लोगों का गुस्सा उबलना ही था। तो ये सारे काम वैसे ही हैं। जैसे आप देखें कि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट है, ये आता है 1899 में, इसमें भी वही काम किया जाता है। और इसके बाद मतलब जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या को रिड्यूस किया जाता है। और यूनिवर्सिटी एक्ट आता है कर्जन के समय में 1904 में। इसमें यूनिवर्सिटी खासतौर पे कलकत्ता वाले क्षेत्र में जो यूनिवर्सिटी है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वहाँ से क्रांतिकारियों की खेप एक के बाद एक निकल रही थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी बहुत सारी गतिविधियां की जाती हैं और आप देखते हैं कि बाद में इनको जेल में डाल दिया जाता है ये कह के कि इन्होंने मराठा और केसरी अपने अखबारों में भड़काऊ लेख छापे हैं। शिवाजी और अफजल खां की आपस में भेंट वार्ता और उसके बाद अफजल खां की हत्या कर देते हैं शिवाजी, मतलब उसका वध कर देते हैं असल में। तो उससे प्रेरणा लेकर जो महाराष्ट्र के यूथ हैं वो अधिकारियों को मार रहे हैं, अंग्रेजों को मार रहे हैं, ऐसा। तो अंग्रेजों को ऐसा रियलाइज होता है तो उन्हें जेल में डालते हैं। तो वो कहानी कुल मिलाकर बात यह है कि बाल गंगाधर तिलक भी पहले यही मानते थे कि उदारवादी होना चाहिए, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। तो वो यही कहते हैं कि आज के जो उग्रवादी हैं वो कल उदारवादी बन जाएंगे, मतलब वो कल मॉडरेट विचारधारा वाले बन जाएंगे। और आज जो मॉडरेट चिल्ला रहे हैं वो बाद में एक्सट्रीमिज्म को फॉलो करने लगेंगे, आप देखिएगा, और ये सत्य है। इसके बाद आप देखें आगे, देखिए ड्यूरिंग 1903 टू 1905 ये जो समय है, मतलब 2 साल का जो समय है, इसमें लिबरल्स काफ़ी बड़ा अपना गेम प्ले करते हैं। और उन्होंने पूरा जो बंगाल वाला रीजन था प्लस भारत के जितने भी सक्रिय क्षेत्र थे जो कि फ्रीडम फाइट में या फिर अंग्रेजों के खिलाफ अपना काम कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। और इसमें बड़े बड़े नेताओं में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आप देखते हैं, के मित्रा को देखते हैं, पृथ्वी चंद्र राय को देखते हैं। बंगाल विभाजन का ये विरोध करते रहते हैं, लेकिन अंत में कोई परिणाम नहीं निकलता है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो एनुअल सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें चेयरमैनशिप संभाली जाती है। और ये वाला जो सेशन था 1905 वाला, इसमें बंगाल पार्टीशन को पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया जाता है। और बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसके अगेंस्ट तरह तरह के मूवमेंट्स स्टार्ट करने की बात की जाती है, स्वदेशी अभियान को सपोर्ट करना है, ये सब बात की जाती है। कांग्रेस के सेशन आमतौर पे दिसंबर में होते थे। और उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों में आप जानते ही हैं लाल बाल पाल का नाम आता है। तो लाल बाल पाल के अलावा अरविंद घोष को भी आप याद रखेंगे। यहाँ आप उनके नाम देख ही रहे हैं, लाल बाल पाल को आप जानते हैं, उतना तो पता होगा। अरविंद घोष को ऐड कर लीजिएगा, ये चौथे हैं। तो ये एक्सट्रीमिज्म से जुड़े हुए मुख्य लोग थे। और इनके माध्यम से बंगाल से बाहर भी जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, मतलब उग्र राष्ट्रवाद है, वो फैलने लगता है। अभी तक क्या था कि जो उदारवादी हैं, बुद्धिजीवियों का ज़्यादातर संकेंद्रण या आप कह लीजिए कि सेंट्रलाइजेशन जो था वो बंगाल में ही था। बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस होता था और बहुत बड़ी ताकत था। तो ऐसे में ये वहीं तक सीमित थे और स्वदेशी मूवमेंट भी वहीं तक सिमटा हुआ था। लेकिन इसको बाहर ले जाने का काम ये एक्सट्रीमिज्म को फॉलो करने वाले लोगों ने किया। बाहरी लोगों को भी इससे परिचित करवाया, खासतौर पर उत्तरी क्षेत्र जो है। इसके बाद कांग्रेस का 1906 में जो सेशन होता है वो कलकत्ता में होता है, एनुअल सेशन। और उसमें दादा भाई नौरोजी चेयरमैन होते हैं। उन्होंने स्वराज को प्राप्त करने का ही मुख्य लक्ष्य बताया सबका, ठीक है। स्वराज का जो शब्द पहले से इस्तेमाल हो रहा था उसी को यहाँ पे मेन टारगेट के तौर पे सामने लाया गया। बंग भंग विरोधी आंदोलन पहले से ही चल रहा था और इसमें नारा ये लगाया गया कि भाई जो कॉलोनियल रूल है उससे हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। साहित्यिक और वैज्ञानिक तकनीकी, मतलब जितनी भी तरह की एडवांस एजुकेशन होती है उसको संगठित करने के उद्देश्य से एक एजुकेशन काउंसिल इस्टेब्लिश की जाती है। ये 15 अगस्त 1906 की बात है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की इस्टेब्लिशमेंट की जाती है। इसमें जो लिटरेरी वर्क है उससे संबंधित और साइंटिफिक वर्क और टेक्निकल वर्क, उन सब की स्किल का डेवलपमेंट। तो इतना हमने देखा। और इंडियन आर्ट पेनिट्रेटर के तौर पे आप नंदलाल बोस जी का नाम जानते ही हैं। तो इन्होंने भारतीय कला के प्रोत्साहन के लिए काफ़ी बड़ा काम किया था और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की पहली स्कॉलरशिप पाने का गौरव भी इन्हीं को प्राप्त हुआ था 1907 में। तो ये भी एक बड़ी बात है। नंदलाल बोस को भी इसी दौर से हम जोड़कर देख सकते हैं। अब कुछ पार्ट हम साइंस का देखेंगे और इसमें हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन से कवर करना शुरू करते हैं। हालांकि इससे पहले हमने मोशन और वेलोसिटी और स्पीड के बारे में देखा था। स्पेशली यहाँ हम न्यूटन के इक्वेशन को लेकर चलेंगे। तो पहले मोशन क्या है ये जान लीजिए। देखिए, इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस विद टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। मतलब कोई भी जो बॉडी है, रिजिड बॉडी है, आमतौर पे रिजिड बॉडी को ही लेकर चलते हैं। तो हालांकि आइडियल कुछ भी नहीं होता है, तो वो आइडियल रिजिड बॉडी नहीं होगी, लेकिन एक जो नॉर्मल कंडीशन है। तो उसमें किसी भी बॉडी को मोशन में कब कहा जाता है? जब उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि लगातार, माफ कीजिए, उसकी अवस्था में लगातार परिवर्तन हो रहा है समय के साथ साथ। लगातार समय बदल रहा है, उसके साथ साथ उसकी जो जगह है, उसकी जो कंडीशन है, उसमें चेंज आ रहा है। तो हम कहेंगे कि वो चीज़ मोशन में है, मतलब उसमें मोशन यानी मूवमेंट हो रहा है। और किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए यानी गति की अवस्था में लाने के लिए उस पर बाहर से कोई आउटर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, या आप कह लीजिए कि वो इनर्शियल अपनी स्टेट में है, अपनी इनर्शिया की स्टेट में है, तो उससे उसे बाहर अगर हमें लाना है तो उसके लिए बाहर से कोई जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो लगाना पड़ेगा, तभी वो उससे बाहर आएगी। और अगर वो मोशन में है, लगातार गति कर रही है, तो उसको स्टॉप करने के लिए, वहीं रोकने के लिए, तब भी हमें बाहर से बल लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब यहाँ इसी पर हम बात करेंगे।
देखिए यहाँ डिफिनीशन के तौर पे अगर आप जानना चाहें तो इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इक्वल टाइम विद वेलोसिटी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन की सामान्य डिफिनीशन है। और द बॉडी विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज नॉट एसिलरेटेड। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड में अगर कोई बॉडी चल रही है, मतलब उसमें जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, तो उसमें एसिलरेशन नहीं होगा। अगर एसिलरेशन हुआ तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेग में जब परिवर्तन होता है तभी तो हमें त्वरण नापने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ जब वेग एक जैसा है, वेलोसिटी एक समान बनी हुई है, तो इसमें एसिलरेशन की बात नहीं आएगी। इफ अ पर्सन ड्रॉप अ बॉल ऑन अ प्लेटफॉर्म इन द ट्रेन रनिंग एट द सेम स्पीड द पाथ ऑफ बॉल विल बी पैराबोलिक। पैराबोलिक पाथ के तौर पे वो बॉल जाएगी आगे की तरफ, अगर प्लेटफॉर्म पे वो बॉल को ऐसे फेंकता है। और इफ एन ऑब्जेक्ट कवर एन अनइवन डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, यहाँ आप देख रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल्स, देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अनइवन। तो इस तरह का जो मोशन है उसको हम क्या कहेंगे कि वो अनइवन मोशन है। इसके बाद न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन है उसको देख लीजिए। तो इसमें 3 लॉ है, आप जानते ही हैं। फर्स्ट लॉ आपको क्या बताता है, जो 3 लॉज हैं उसमें पहला लॉ ये कहता है कि अ वेलोसिटी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। मतलब इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जब तक अप्लाई नहीं किया जाता है तब तक वो जिस कंडीशन में है, जिस सिचुएशन में है वैसे ही रहेगी। अगर चल रही है तो चलेगी, अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। और यही जो रूल है, यही जो लॉ है न्यूटन का, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, जड़त्व का नियम कहा जाता है। इनर्शिया की स्टेट होती क्या है, मतलब जिस कंडीशन में आप हैं उसी कंडीशन में रहना चाहेंगे, यही है इनर्शिया की प्रॉपर्टी। और उससे अगर आपको बाहर लाना है तो आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप चल रहे हैं तो आपको रोकने के लिए लगाना पड़ेगा, अगर आप नहीं चल रहे हैं तो आपको चलाने के लिए लगाना पड़ेगा। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप वही बस वाला एग्जाम्पल देखते हैं कि सडनली अगर चल जाती है, मतलब बस में आप बैठे कहीं जाने के लिए और अगर वो एकदम से रुक जाती है, पहले रुकने वाला देख लीजिए, अगर लगातार स्पीड में चल रही है और एकदम से उसमें ब्रेक लगाया जाता है, जो पैसेंजर हैं जो उसमें बैठे हुए हैं वो आगे की ओर फॉरवर्ड लीन कर जाते हैं, यानी आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि उनका पैर बस के साथ मूवमेंट में रहता है और ऊपरी धड़ जो है वो मूवमेंट में रहता नहीं है। तो वो एकदम से जड़त्व की कंडीशन से बाहर आता है और आगे की ओर झुक जाता है, वो गति में नहीं आ पाता है। और ज़्यादा तेज ब्रेक लगे तो आगे की सीट से टकराने का भी खतरा होता है। इसके बाद यही चीज़ है कि अगर कोई ट्रेन सडनली स्टॉप होती है तो पैसेंजर जो है वो पीछे की ओर, उनका जो बैकवर्ड लीन होने का प्रोसेस है उसे हम देखते हैं। अच्छा, सेकेंड लॉ को देखिएगा। ये तो हमने फर्स्ट लॉ देखा, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ फोर्स या लॉ ऑफ मोमेंटम इसको कहा जाता है। इसमें क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये तो एक परिभाषा है। दूसरी डिफिनीशन आपको ये बताती है कि द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टू अ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। ये वाली डिफिनीशन अच्छी है। और इन द सेम डायरेक्शन एज अ नेट फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुल मिलाकर A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। ए क्या है, इसमें एक्सेलरेशन है, किसी बॉडी के अंदर उत्पन्न हुआ है, और एफ जो है उस पर लगाया जाने वाला फोर्स है, एम उसका द्रव्यमान यानी मास है। इनके बीच का ये रिलेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे वही क्रिकेट की गेंद वाला आप देखते हैं कि कैच करना रहता है तो हाथ को थोड़ा पीछे कर लेते हैं, मतलब बॉल सामने से आ रही है तो हाथ को थोड़ा पीछे करके रोकने की मुद्रा में रहते हैं और तभी वो कैच भी कर सकते हैं। इसके बाद आप थर्ड लॉ को तो आप जानते ही हैं, एक्शन रिएक्शन वाला रूल। मतलब जितनी मात्रा में आप किसी भी चीज़ पर एक्शन करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही मात्रा में रिएक्शन आपको मिलेगा। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे मतलब ये कहा गया कि लॉ ऑफ मोशन जो ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ये एक्शन रिएक्शन लॉ है कि किसी ऑब्जेक्ट पे आप बाहर से कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी आप पे उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो ये तो रूल था। एग्जाम्पल के तौर पे वही बुलेट और गन वाला एग्जाम्पल सबसे पहले आप देखते हैं। उसके अलावा रॉकेट वाला भी एग्जाम्पल है, वो भी काफ़ी अच्छा है। रॉकेट लॉन्चिंग होती है तो उसमें जो फ्यूल होता है उसमें जब उसे प्रज्वलित किया जाता है तो गैसें उत्पन्न होती हैं और ये जो गैसेज हैं ये अर्थ को पुश करती हैं बहुत ज़ोर से, और जब अर्थ के ऊपर ये अपना फोर्स अप्लाई करती हैं तो अर्थ भी अपोजिट डायरेक्शन में इन्हें पुश करती है और ये escape वेलोसिटी को प्राप्त कर लेते हैं। और escape वेलोसिटी को प्राप्त कर लेते हैं तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाते हैं, मतलब लॉन्च हो जाता है और तेज रफ्तार में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ थर्ड लॉ जो है वो अपना वर्क करता है, ये हमने देखा। इसके बाद डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये जान लीजिए। हालांकि इस पर डिफरेंस हमने पीछे देखा था। देखिए दोनों जो है वो लंबाइयाँ हैं, मतलब दूरी या लंबाई के तरीके हैं, लेकिन इसमें फ़र्क है। सबसे बड़ा अंतर तो यहाँ एक स्केलर और वेक्टर का है। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस में टोटल लेंथ से तात्पर्य होता है, मतलब इनिशियल से लेकर फाइनल पोजीशन के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है या टोटल लेंथ है, लेंथ ही कहना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस की हम परिभाषा जान रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस शुरुआत की स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो टोटल लेंथ है उसको हम कहते हैं कि डिस्टेंस है। अब वो लेंथ नापने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये वाला पॉइंट है और यहाँ से आपको इस पॉइंट की डिस्टेंस नापनी है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो आप सीधा भी नाप सकते हैं, सीधा आप यहाँ से यहाँ लाइन खींचकर डिस्टेंस नाप लीजिए जो कि मिनिमम डिस्टेंस कही जाएगी।
या आप ऐसे भी नाप सकते हैं, पहुंच तो वहीं रहे हैं ना, मतलब यहाँ से शुरू करके यहाँ पहुंच रहे हैं, या फिर ऐसे ऐसे नाप सकते हैं, या फिर इस तरीके से नाप सकते हैं। कुल मिलाकर पहले से अंतिम बिंदु तक आपने चलने में जितना रास्ता, जितना फासला तय किया उसको आप डिस्टेंस कह सकते हैं। और इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, ये ध्यान दीजिएगा। ये जीरो हो सकती है, जीरो तब होगी जब आप चले ही ना, और नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी ऋणात्मक अवस्था में नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होती है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन कंपलसरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। कैसे होगा? तो दो पॉइंट्स के बीच में, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, सबसे कम दूरी जो है, सबसे छोटी दूरी, उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब उदाहरण के तौर पे यहाँ आपका घर है, यहाँ आपका एग्जाम हॉल है, मतलब एग्जाम सेंटर है, आपको एग्जाम देने जाना है, बीच में 10 किलोमीटर की दूरी है। तो आप यहाँ से निकले और चाय नाश्ता नहीं किया, बिल्कुल कहीं घूमते घामते नहीं गए, आप सीधा एकदम जो सबसे छोटा रास्ता था उसको पकड़कर अपने परीक्षा हॉल में पहुंचे, एग्जाम दिया, फिर उसी रास्ते मुंह लटकाए वापस आ गए। ठीक है, तो आप जब एग्जाम हॉल की तरफ गए तो आपने +10 किलोमीटर यहाँ पे तय किया, लौट कर आए तो -10 किलोमीटर, जब रिजल्टेंट निकालिएगा तो +10 -10 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। यानी आपने जो डिस्प्लेसमेंट तय किया वो क्या हुआ? 0। अगर यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी होती तो 10 और 10 जुड़कर 20 हो जाता। तो आप बड़े ही शान से कहते कि आज मैंने 20 किलोमीटर पैदल यात्रा की या फिर ऑटो से तय की। तो ये चीज़ है, दोनों के बीच का फर्क यही है। आगे चलते हैं। इसमें एक चीज़ बताई गई है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रांसफर्स बाय एन ऑब्जेक्ट। तो बात सही है। इसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क तो आप जान ही गए हैं, वही चीज़ यहाँ पे दोहराई गई है, बार बार एक ही चीज़ कही जा रही है कि इन डेली लैंग्वेज मतलब जो दैनिक हमारी भाषा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज इन सेम सेंस। हम लोग मोटे तौर पे एक सेंस में इसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स की भाषा में नहीं। फिजिक्स में इनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। जैसे द्रव्यमान और भार में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ठीक वैसे ही, और इन्हें हम कॉमन तौर पर एक ही कह देते हैं। द लेंथ ऑफ अ स्पेसिफिक पाथ ट्रेवल बिटवीन 2 पॉइंट बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस, सिंपल डिफिनीशन है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें कि whose length is the shortest distance between the initial to the final position of a point। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम जब मेजर करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। और ट्रेवल डिस्टेंस हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ट्रेवल्ड डिस्टेंस हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड वाइल डिस्प्लेसमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद द डायरेक्शन। इट इज़ क्लियर दैट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तो हमने पहले ही क्लियर कर लिया था। यहाँ वही चीज़ आपको दर्शाया गया है। देखिए वो जो फिगर बना हुआ है ना, फिगर में आपको ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये देखिए 2 बिंदु है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। इसमें आपको रास्ता तय करना है। तो रास्ते तो कई सारे हो सकते हैं, आप ऐसे घूम घाम कर जाएंगे और सीधे रास्ते जा सकते हैं। सबसे छोटी दूरी अगर तय करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब न्यूनतम जो दूरी है वही डिस्प्लेसमेंट है आपका, और वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और डिस्टेंस जो है वो कहीं से भी मेजर की जा सकती है, बस अंतिम और प्रारंभिक बिंदु को जोड़ती हुई होनी चाहिए। तो ये आपने देखा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा हिंदी वाला सेगमेंट देख लेते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द हम देख रहे थे और ये इसका पार्ट 5 है। इसमें आप देख रहे हैं वाक्य दिए हुए हैं, जिसने बहुत कुछ देखा हो उसे बहुदर्शी कहा जाता है। और किसी देवता पर अगर बलि चढ़ाने के लिए कोई पशु रखा गया है, जिसे आप बलि का बकरा कहते हैं, तो बलि पशु उससे बोलते हैं। जिसकी कामना बीत गई है उसको बीत काम कहेंगे। जिसे कोई रोजगार न प्राप्त हो वो बेरोजगार है। जिसके मुकाबले कोई ना हो, जिसके जोड़ का कोई ना हो, उसको बेजोड़ कहते हैं। जिस स्त्री की संतान न हो उसे वंध्या कहते हैं, और उसे ही थोड़ा तद्भव रूप में कह देते हैं बांझ। और बहुत से रूप धारण करने वाला बहुरूपिया होता है। छोटे कद का आदमी है तो उसको बौना कहते हैं। और सूर्योदय से 2 घड़ी पहले का समय, यानी 2 घंटा आप मोटे तौर पे समझिए। 2 घंटा हालांकि घड़ी नहीं होता है, लेकिन फिर भी तो 2 घड़ी तक का जो पवित्र समय होता है सूर्योदय से पहले वाला, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और समाज या जाति से अगर किसी को बाहर कर दिया गया है तो उसको हम कहते हैं बहिष्कृत। बहुभाषा भाषी ये कहा जाता है जो बहुत सी भाषाओं को बोलता हो और बहुत सी भाषाओं को जानता हो, तो बहुभाषा ज्ञानी या बहुभाषा विद उसको कहा जाता है। जो बुद्धि के द्वारा जाना जा सके उसको बोधगम्य कहते हैं। और देखिए जो बहुत से विषयों का जानकार है उसको बहुज्ञ कहते हैं। और वह सिद्धांत जिसमें कि देवता बहुत से हैं ऐसा बताया जाता है तो उसे हम कहते हैं बहुदेववाद। बहुत से धंधों से संबंध रखने वाला बहुधंधी होता है। और जिसकी जीविका बुद्धि के भरोसे चल रही है वो बुद्धिजीवी है। इच्छा, खाने की जो इच्छा है, मतलब खाने की उत्कट इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि बस खाना मिले और टूट पड़े एकदम से, तो उसको कहते हैं बुभुक्षा। और जिसको किसी बात की खबर ना हो वो बेखबर होता है। समुद्र में आग लग जाए तो उसको कहते हैं बड़वानल, सुआडवाग्नि भी कहते हैं। और एक से अधिक पत्नियां रख रहा है कोई तो वो बहुपत्नीत्व की स्थिति है। और जो बालकों के लिए उपयोगी है वो बालोपयोगी है। जो घूम फिर कर सौदा बेचता है वो फेरी वाला है। जो स्थान जहाँ पे जुआ बैठकर खेला जाता है, मतलब जुआ खेलने वाली जगह, उसको फड़ कहा जाता है। फल देने वाला, ठीक परिणाम देने वाला फलदायी होता है। केवल फल खाकर जीवित रहने वाला फलाहारी है। और बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य बुद्धिग्राह्य है। सड़ने गलने से बचाने के लिए फलों को जो रक्षण दिया जाता है उसको कहा जाता है फल परिरक्षण। और वह पात्र जिसमें कि शोभा के लिए फूल लगाए जाते हैं वो होता है गुलदस्ता या फिर फूलदान।
किसी कागज पर मानचित्र विवरण या कोष्ठक अगर अंकित किया गया है तो उसको हम फलक कहते हैं। और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी टूटी हुई इमारत का शेष बचा हुआ हिस्सा भग्नावशेष होता है। जो भय से घबराया हुआ है उसे भयाकुल कहा जाता है, और भविष्य में जो निश्चित रूप से होने वाला है उसे भवितव्य कहते हैं। जो आगे की बात सोचता है उसको भविष्य चेता या भविष्य चिंतक कहते हैं। जो अच्छे भाग्य वाला है उसको भाग्यवान कहते हैं। और दीवार पर बना हुआ भित्ति चित्र, माफ कीजिए, दीवार पर बना हुआ जो चित्र होता है उसको भित्ति चित्र कहा जाता है, क्योंकि भित्ति जो है वो दीवार को बोलते हैं। भित्ति जो शब्द है ना वो दीवार को दर्शाता है और उस पर हम चित्र बनाते हैं, तो भित्ति चित्र। यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट किया है और इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।